हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। ये आपका कैलकुलस का पार्ट होता है। आपके एग्जाम में हमेशा इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लिमिट सीखते हैं वहां भी आपका डेरिवेटिव आता है, तो आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए और बहुत ईजी टॉपिक होता है। मैं आज की क्लास में आपको बहुत बेहतर तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा। डिफरेंशिएशन आपने पहले पढ़ा होगा, अपने 12th क्लास में टॉपिक आता है आपका, आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। 11th में भी आता है लिमिट एंड डेरिवेटिव, और फिर आप डिफरेंशिएशन करके 12th में पढ़ते हो। हम 11 12th का कंप्लीट पढ़ेंगे, जो भी कुछ हो सकता है इसमें। साथ में एक चीज बता दूं, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये कौन कौन सी टीचिंग एग्जाम को टारगेट करेगी। वैसे तो अगर मैं डायरेक्टली ये बोलूं, डिफरेंशिएशन जहां भी आता है, जिस भी एग्जाम में आता है, उसके लिए वीडियो है। लेकिन मोटे तौर पर फिर भी अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, तो आपका केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी की वैकेंसियां निकली हुई हैं, उसमें कैलकुलस दोनों में आता है और दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप एचएसएससी टीजीटी मैथ की तैयारी कर रही हैं, जो आपका स्क्रीनिंग होता है, उसमें भी आपका क्या कैलकुलस आता है। अगर आप एचटेट पीजीटी की तैयारी कर रही हैं, तो वहां भी आपका कैलकुलस आता है, उसमें भी डिफरेंशिएशन आता है। तो ये जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, ये हायर मैथ में आता है आपका। इजी टॉपिकों में नहीं है, जो आपने अर्थमेटिक के टॉपिक पढ़ रखे हैं, फिर 9th 10th क्लास के पढ़ रखे हैं। थोड़ा ठीक लेवल का टॉपिक है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ ये क्लास आप ढंग से देखना। आपने पहले भी डिफरेंशिएशन पढ़ रखा होगा, लेकिन एक अलग तरीके से मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट बुरे नहीं होते, टीचर बुरे होते हैं। मेरा कहने का अर्थ यहाँ से ये है कि कोई भी टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ और आपको सही समझ नहीं आ रहा, तो शायद इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है, क्योंकि मैं आपको समझाने में फेल हो गया। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस तरीके से समझाऊं, आपको ये टॉपिक मुश्किल लगता है, आसान लगता है, आज आपको ये टॉपिक समझ आएगा। ठीक है जी, मुझे लगता है मैंने भूमिका बना दी है, अब आपको समझ आ गया होगा। एक छोटा सा प्रमोशन जरूरी है, समथिंग फॉर किचन। ये कुछ कोर्सेज हैं मेरे, जो मेरे ऐप पर चल रहे हैं, मैथ्स विद राकेश छोकर पर। आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आप पूरा मैथ इसी तरीके से सीखना चाहते हैं, तो ये मेरे बैच चल रहे हैं। अगर आप हरियाणा में टीजीटी स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो सारथी बैच है। अगर आप ये बैच लेते हैं, तो इन बाकी तीनों एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, इस अकेले बैच से इन बाकी तीनों एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी। दूसरा, एक आपका त्रिशूल बैच है, केवीएस एनवीएस का पीजीटी के लिए बैच है ये। अगर मैं कोई भी फिलहाल बैच शुरू कर रहा हूँ केवीएस एनवीएस का, उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव भी है, एमसीक्यूज क्वेश्चन है, और टायर 1 का 60 नंबर का मैथ भी है। ऐसे पर मास्टर बैच है केवीएस एनवीएस ईएमआरएस, तीनों के लिए है आपका। टायर 1 का मैथ भी, टायर 2 का मैथ भी, एमसीक्यूज भी, डिस्क्रिप्टिव भी, सब कुछ आता है इसमें। इधर ये आपका एच टेट पीजीटी का बैच है। ये मैंने, इसके अलग भी बहुत सारे बैच हैं टीजीटी के, आपका बिहार स्टेट का, लेकिन मैंने उनको यहाँ पर आपको दिखाया नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो देख रहा है वो इन बैचेज में इंटरेस्टेड होगा, इसलिए मैंने ये बैच दिखाए हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर, मेरे ऐप पर डेडिकेटेडली मैथ की तैयारी कराई जाती है। सिर्फ यहाँ पर मैथ की ही बात होती है। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ आप सीख सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको बताता हूँ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसको कम से कम आपको 25 से 30 घंटे पढ़ा सकता हूँ, इतना बड़ा टॉपिक है। लेकिन हमें कुछ दायरा फिक्स करना होता है, ताकि हम ये समझें कि समय की सीमा है और हम किस तरीके से सीख लें। तो मैंने आपको कुछ मोटे मोटे पॉइंट आपको हाईलाइट किए हैं। ये एक पार्ट है मेरा जिसमें मैं ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा आपको। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें इससे हम आगे गहराई में जाएंगे। फिलहाल अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव सीखेंगे। आपका डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, और फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद फिर कुछ रिजल्ट देखेंगे डिफरेंशिएशन के, जो जिसके थ्रू आप डिफरेंशिएशन निकालते हैं। एक चीज बताता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इस तरीके से आपके सामने एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन निकालना होता है, ये पावर आप आगे लेके आए और एक पावर कम कर दी, ये डिफरेंशिएशन नहीं होता। आपने कुछ रिजल्ट याद कर रखे हैं और उससे आप डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो। आपको पता होना चाहिए ये फार्मूला कहाँ से आया, आपने ऐसा क्यों किया, और ये करके आपने क्या बना दिया इसको। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन अगर आपने सिर्फ इस तरीके से सीख रखा है कि आपके सामने क्वेश्चन आता है, बस आप उसको परफॉर्म कर सकते हो, बाकी आपको कुछ नहीं पता उसके पीछे। देखिए, टीचिंग एग्जाम ऐसा नहीं होता। टीचिंग एग्जाम सिर्फ क्वेश्चन बनाना नहीं, आपको कंसेप्ट नहीं आता तो आप टीचिंग एग्जाम क्वालिफाई कभी नहीं कर सकते। टीचिंग एग्जाम में कंसेप्ट मैटर करता है, टाइम तो बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर शॉर्ट ट्रिक से सिखाओगे क्या? अरे भाई, सीख के करोगे क्या? एसएससी का पेपर थोड़ी ना दे रहे हो आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएशन तक का मैथ पढ़ रहे हो। वहां पर आपकी स्पीड चेक करी नहीं जा रही है, आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जा रहा है। टाइम तो काफी है आपके पास, तो एक अच्छे ढंग से मैथ पढ़ो, जो आपको सही कंसेप्ट बिल्ड करेगा, वही कंसेप्ट आपका काम आएगा। तो सबसे पहले, उसके बाद फिर हम प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे। ये कुछ 2 3 4 रूल हैं जो पूरे डिफरेंशिएशन में लगते हैं। उनमें से कुछ रिजल्ट है यहाँ पर,
वो एक प्रोडक्ट रूल है, कोशेंट रूल है, चेन रूल है। ये सारे रूल्स पढ़ने के बाद फिर हम अपने क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे कि हमारे बहुत प्रकार के फंक्शन होते हैं जिनका हम डेरिवेटिव लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, उनका डेरिवेटिव निकालना। अब जो मैंने एग्जांपल लिया था अभी, ये एक आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, अलजेब्रा आपने पढ़ रखा है, आप समझदार हैं। उसके बाद दूसरा होता है, फिर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उनका डेरिवेटिव निकालते हैं हम। उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक फंक्शन होते हैं, उनका डेरिवेटिव लेते हैं हम। उसके बाद हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, उनके डेरिवेटिव लेते हैं आप। उसके बाद हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं। फिर आगे और भी अगला पार्ट भी आएगा, लेकिन फिलहाल हम इतनी चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है। एक चीज, जब आप एक ठीक टॉपिक पढ़ रहे होते हो तो 15-20 मिनट आपको थोड़ी सी चीजें समझने में मुश्किल आएंगी। वीडियो छोड़ के मत भाग जाना, भरोसा कीजिए, थोड़ी सी वीडियो को लंबे समय तक देखिए, सारी चीजें आपको समझ आएंगी। थोड़ा सा टाइम आपका यहाँ तक खराब कर दिया, लेकिन मैं कोशिश पहले ये करता हूँ कि आपका स्टार्टिंग में समय कम से कम खराब हो, ताकि मेरा मोटिव पढ़ाना है बस। अब मैं यहाँ से आगे पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी क्लास पूरी बोरिंग होगी। बस जो मैंने बताना था बता दिया। देखिए, सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं। पहली बात तो एक बात समझे, ये डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन अलग अलग है, एक है। क्या है ये? डेरिवेटिव हम किसी फंक्शन का लेते हैं और वो डेरिवेटिव निकालने का स्टेप बाय स्टेप तरीका जो होता है उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं और वो स्टेप बाय स्टेप निकालने के तरीके को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डेरिवेटिव क्या है? अगर सिंपल भाषा में बताऊं, डेरिवेटिव कुछ नहीं है। डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज पता करना। किसमें? वाई में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई में क्या चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वही आपका डेरिवेटिव होता है। इसको और सिंपल कर दूं, कुछ नहीं है, ये स्लोप होता है आपका एक। सुन के आपको अजीब लगेगा, ये एक स्लोप होता है। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा एक बार डेफिनेशन से समझते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स बी अ गिवन कंटिन्यूअस फंक्शन। सबसे पहले, सारे फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं किए जा सकते। बहुत सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते क्योंकि वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होते। अब मैं यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज फिर मैं इसी चीज को ही प्रूव करने में लग जाऊंगा। ये हम आखिर में समझेंगे कि कौन से फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं, कौन से नहीं है। फिलहाल आप ये समझेंगे कि जो हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, कंटिन्यूअस बोले तो जिसके ग्राफ में मैंने पेन रखा और पूरा ग्राफ बन गया लेकिन पेन नहीं उठा, वो हमारा कंटिन्यूअस ग्राफ है। ये मैंने बहुत मोटे तौर पे बता दिया आपको। जो कंटिन्यूअस ग्राफ है उसी को हम डिफरेंशिएबल फंक्शन बोलते हैं। डिफरेंशिएबल मतलब जिसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। और ये यही बोल रहा है कि y इक्वल टू एफ एक्स बी अ गिवन कंटिन्यूअस फंक्शन, वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। देन द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x। जब मैं ऐसे लिखता हूं तो आपने फंक्शन में पढ़ रखा है, आपके दो वेरिएबल है यहाँ पर, एक x है एक y है। जो y वेरिएबल है ना, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। x जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, x को आप कुछ भी ले सकते हो जो आपका मन करे, लेकिन आप जैसे ही यहां पर इस फंक्शन में x रखोगे तो y का मान आएगा। यानी कि y का मान x के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हम फंक्शन में पढ़ते हैं। तो ये यही कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x एंड इट चेंज विद अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। ये चेंज हो जाती है जब हम x की वैल्यू चेंज करते हैं। बहुत साधारण सी बात है। मैंने एक फंक्शन लिखा, ये एक फंक्शन है आपका y इक्वल टू एफ एक्स, ये एफ एक्स है आपका, एफ ऑफ एक्स बोलते हैं इसको। अब यहां पर मैं x की एक वैल्यू रखता हूं, मैंने x की वैल्यू 1 रख दी 1 मिनट के लिए, तो ये 7 हो गया है, तो y का मान 7 आ गया। जैसे ही मैंने x को 1 रखा तो y का मान 7 आ गया। लेकिन अगर मैं x का मान 2 रख दूं तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 12। तो मुझे एक चीज पता चली कि अगर x का मान बदलता है तो y का भी मान बदलता है। क्यों? क्योंकि y का मान x के मान के ऊपर डिपेंड करता है। वो यही कह रहा है। वी यूज द वर्ड इंक्रीमेंट टू डिनोट अ स्मॉल चेंज। हम उस स्मॉल चेंज को इंक्रीमेंट बोलते हैं। अब आपका यहाँ पर एक सवाल उठना चाहिए कि सर स्मॉल चेंज ही क्यों, बहुत बड़ा चेंज क्यों नहीं? भाई अगर किसी में बदलाव है वो तो छोटा बड़ा कैसे भी हो सकता है। आप उसको स्पेशली ये क्यों कह रहे हो कि उस छोटे बदलाव को हम इंक्रीमेंट कहते हैं? जब हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, जब हम रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं, हम एक चीज की गति निकाल रहे हैं, तो हम वो गति निकाल लेंगे बिल्कुल माइक्रो सेकंड में, ताकि मुझे एग्जैक्ट गति पता चले उसकी। अब ये इसको अगर साधारण भाषा में समझाऊं आपको तो ऐसे समझो, अगर आपको किसी व्हीकल की स्पीड पता करनी है, ठीक है, अगर आप उसकी 1 घंटे की दूरी और समय को चेक करोगे
तो 1 घंटे में कभी रुक सकता है, कभी स्पीड कम कर सकता है, कभी ज्यादा कर सकता है, वो आप औसत चाल निकाल रहे हो उसकी जो 1 घंटे में निकाल रहे हो। लेकिन अगर मैं उसकी 5 सेकंड की चाल निकाल लूं तो वहां पर सिर्फ चाल ही है बस उसकी 5 सेकंड में। ये मोटे मोटे तौर पर मैंने ये बताया है कि हम बहुत स्मॉल चेंज की बात करते हैं, इस फंक्शन में बहुत बड़े चेंज की बात नहीं कर रही कि अगर मैं एक्स के मान में थोड़ा सा चेंज करूं तो वाई के मान में क्या चेंज आएगा, यही आपका डेरिवेटिव है। और अब इसने आगे बोला है कि इस स्मॉल चेंज को हम इंक्रीमेंट बोलते हैं, एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। उस y और x के वैल्यू में वो जो आपका स्मॉल इंक्रीज और डिक्रीज है ना, वही आपका क्या है, आपका डेरिवेटिव है। अब और अगर इसको थोड़ा और आगे समझाऊं तो वो कुछ इस तरीके से है, आपने डेरिवेटिव का ये सिंबल देखा होगा dy अपॉन dx। अब इसमें ये y क्या है, x क्या है, देखो जो मोटी मोटी बातें बता रहा हूं ना ये फिर आपको पूरे चैप्टर में समझ आएंगी। ऐसा हो सकता है कि ये जैसे आपको ये लगेगा ये मुझे पता है, ये आपको बिल्कुल नहीं पता है, ध्यान से समझ लेना। ये y आपका फंक्शन है जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हो, y आपका फंक्शन है और इस y फंक्शन में x वेरिएबल है। बहुत ध्यान से समझना, y ये आपका एक फंक्शन है, इस y फंक्शन में x वेरिएबल है और उस x के रिस्पेक्ट में आप वो चेंज पता कर रहे हो, वो रेट ऑफ चेंज पता कर रहे हो। ये dy अपॉन dx कुछ नहीं है, ये है स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x। ठीक है जी, स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x, यही किसी को हम क्या बोलते हैं, dy अपॉन dx। इसी को हम डेरिवेटिव लेना बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको समझ आया होगा। इसी को हम रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं, डेरिवेटिव भी बोलते हैं पहली बात तो, साथ में इसको रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं। और एक्चुअल में अगर सही बताऊं तो इसको हम स्लोप भी बोलते हैं। अब ये स्लोप क्या है, कैसे है, इसको थोड़ी सी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि अगर यहाँ बहुत ज्यादा बेसिक बताने लग गया ना तो आप भाग जाते हैं वीडियो छोड़कर। ठीक है, बस फिलहाल मैंने बताया कि dy अपॉन dx में क्या है, y एक फंक्शन है। कैसा हो सकता है वो फंक्शन ऐसा हो सकता है, ये एक फंक्शन है, इसको मैंने y माना है। तो मैं कहता हूं कि एक y मेरा फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए विद रिस्पेक्ट टू x। दूसरी भाषा में इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। मैं ये कह रहा हूं कि x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। तो इसको मैं लिखूंगा d अपॉन डी एक्स। अब यहां पर क्या लिखना है, वो फंक्शन लिखना है। वो फंक्शन क्या है, या तो आप यहां y लिख सकते हो इस तरीके से, लेकिन अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, उस फंक्शन का नाम भी लिख सकते हो जो वो फंक्शन है। ये लीजिए कि मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहा हूं, तो dy अपॉन डी एक्स में x तो यहां पर नीचे तो ये dx तो ये बता रहा है कि मैं x के रिस्पेक्ट में चेंज देख रहा हूं, और यहां पर ऊपर वो फंक्शन लिखा जाता है। ठीक है, और उस फंक्शन में हमेशा x होता है, ऐसे नहीं बहुत सारे चेंज आएंगे, दो दो वेरिएबल के हम डेरिवेटिव निकालेंगे, लेकिन मोटे तौर पर फिलहाल आप ये समझेंगे कि इस y फंक्शन में x है और उस x का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। और इसका डेरिवेटिव निकालने का तरीका अभी के लिए 1 मिनट के लिए समझेंगे इस तरीके से। यहां पर एक वेरिएबल है और एक आपका रियल नंबर है, इसका कोफिशिएंट है, एक रियल नंबर है। किसी भी रियल नंबर का आप अगर वो किसी वेरिएबल का अगर कोफिशिएंट है, किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट है तो उसका डेरिवेटिव नहीं निकाल लेंगे, वो आगे आ जाएगा, ये 8 आगे आ जाएगा। बस आप डेरिवेटिव निकाल लेंगे सिर्फ उस वेरिएबल का, सिर्फ इस वेरिएबल का डेरिवेटिव निकलेगा। और इसका वेरिएबल कैसे, इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, इसकी पावर 8 एज इट इज, इसकी पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। ये लीजिए क्या किया मैंने, इसकी पावर आगे आ गई और एक पावर कम कर दी। ये क्यों किया बताऊंगा आपको, घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजों के जवाब देंगे आपको। अब ये क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 और x की पावर 2 में से एक चला गया x, 16x। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। मुझे ऐसा लगता है आपको मोटे मोटे जवाब मिल गए हैं कि सब कुछ क्या है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और गहराई में लेके जाऊं तो अब सबसे मेन चीज आती है कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। हालांकि मैंने मोटे मोटे तौर पर आपको बता दिया, तो यहाँ पर थोड़ा गहराई में बताऊं तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, जिससे हमने सारे फार्मूले बना रखे हैं। वो क्या है, देखिए अब यहाँ पर 2-3 चीजें बताऊंगा आपको, इसका प्रूफ आगे दूंगा चल के आपको, फिलहाल आप ऐसे समझना। मैंने अभी बताया आपको कि डेरिवेटिव कुछ नहीं है, वो स्लोप है।
अगर एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है आपको, निकाल देंगे। हमने स्ट्रेट लाइन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन एक टॉपिक पढ़ा है, वहां पर हमने सीखा है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है और उसका स्लोप लेना है तो वो स्लोप लेने का तरीका ये होता है, इस लाइन पर 2 पॉइंट ले लो, ये P है, ये Q है। आपको होगा कि सर स्ट्रेट लाइन पढ़ाने लग गया, नहीं, बहुत गहरी बात बता रहा हूं आपको। इस स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट ले लिए इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने के लिए। अब कोई भी प्लेन पर आप कोई भी पॉइंट बनाते हो, इस लाइन पर कहीं भी मैं कोई पॉइंट लूं तो उस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, और वो मैंने कोऑर्डिनेट्स मान लिए x1 y1, इसके मान लिए x2 y2। अब अगर एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है तो उसका फार्मूला है हमारे पास, मैंने स्ट्रेट लाइन में प्रूफ कर रखा है। मुझे बड़ी बीमारी है आपके फार्मूले प्रूफ करने की, मुझे ऐसा लगता है कि उसके पीछे का अगर मैं स्टोरी बता दूं ना आपको तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। ये मैंने स्ट्रेट लाइन में प्रूफ कर रखा है, अब हर चीज प्रूफ नहीं करूंगा किसी और टॉपिक की। तो यहां पर अगर इस पी क्यू लाइन का मैंने स्लोप निकालना है जिसको हम m से डिनोट करते हैं, तो वो आ जाएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये आपका स्लोप होता है इस स्ट्रेट लाइन का। अब आप ध्यान दें, अगर y2 माइनस y1 क्या है एक्चुअल में, y2 y1 है, y1 पहले इस पॉइंट पर कुछ y था, उस पॉइंट पर जाने से y में क्या चेंज आया, वो चेंज कैसे पता करूंगा मैं, यहां पर जो y की वैल्यू है उसमें से इस y की वैल्यू को घटाऊंगा, तो एक्चुअल में ये ऊपर वाला कुछ नहीं है, चेंज इन y है, चेंज इन y। और नीचे क्या है, ये पहले x क्या था इस पॉइंट पर, अब क्या है, अगर वो मुझे चेंज पता करना है तो x2 में से x1 घटाया, ये चेंज इन y है, चेंज इन x है, सॉरी, यही तो हमारा डेरिवेटिव था। डेरिवेटिव क्या था हमारा, स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x, यही तो हमारा डेरिवेटिव था। इसीलिए तो मैं बोल रहा था आपको कि डेरिवेटिव कुछ नहीं है, बस स्लोप है, और दूसरी भाषा में रेट ऑफ चेंज है, चेंज पता करना है y में विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब स्लोप और डेरिवेटिव अलग नहीं है, एक ही चीज है। तो इसका मतलब जब एक स्ट्रेट लाइन है और मैं उसका स्लोप निकालता हूं तो ये फार्मूला है। अब अगर मैं इस लाइन पर कहीं 2 पॉइंट और भी ले लूं तो क्या इसका स्लोप अलग आएगा, नहीं आएगा। आप एक स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट कहीं भी लो, अगर उसका आप स्लोप निकाल लेंगे तो हर बार सेम आएगा। तो इसका मतलब इस स्ट्रेट लाइन पर जो आपका स्लोप है ना वो कांस्टेंट है, हर पॉइंट पर सेम है, वो अलग नहीं है। इन 2 पॉइंट को लेके निकालेंगे तो भी वही आएगा, कोई और 2 पॉइंट लेके निकालेंगे तो भी वही आएगा। लेकिन अगर मैं एक कर्व ले लेता हूं, एक पैराबोला ले लिया मैंने, ये एक फंक्शन है आपका, ठीक है, इस फंक्शन पर किसी पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज निकालना, इस पॉइंट का स्लोप निकालना, इस पॉइंट का डेरिवेटिव पता करना, इस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज पता करना ही आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। उसको मैं प्रूफ कर सकता हूं, फिलहाल प्रूफ नहीं करूंगा, मैंने बताया था आपको, इस क्लास के लास्ट में प्रूफ कर दूंगा ताकि आपको याद रहे, लेकिन फिलहाल मैं ये बता रहा हूं, इस कर्व पर इस पॉइंट का रेट ऑफ चेंज पता करना विद y का विद रिस्पेक्ट टू x, वही आपका डेरिवेटिव होता है। और उस डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस एच माइनस एक्स। अच्छा, ये क्या किया है मैंने, मोटे मोटे तौर पर बताऊं तो कुछ नहीं किया, y2 माइनस y1 है, x2 माइनस x1 है, इसको प्रूफ करूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर हम इसकी लिमिट लेते हैं h टेंड्स टू 0 पर। अब यहां पर इसको बिल्कुल प्रूफ नहीं करूंगा, फिलहाल आपको सिर्फ बता रहा हूं, ये है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है जी, इससे हमारे फिर सारे फार्मूले बने हैं। इसको प्रूफ करूंगा 15 20 25 मिनट लगेगी, आखिर में चलेंगे, आखिर में 10 मिनट में प्रूफ किया जा सकता है जब सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। फिलहाल जब आपको डेरिवेटिव निकालना है तो किसी पॉइंट पर अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है या किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। और यहां पर नीचे एक बात और भी है, इसको आगे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सा और छोटा करके लिखूं, इसको दोनों को याद रखना है, एफ एक्स प्लस एच एफ ऑफ एक्स, नीचे क्या होगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, नीचे एच आ जाएगा।
ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है। इसके थ्रू आप बहुत सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव ले सकते हैं, कोई कष्ट नहीं है। इसके थ्रू हम बहुत सारी चीजें प्रूफ करेंगे, लेकिन फिलहाल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहां पूछा, यहां पर लिखा हुआ है कि इन फंक्शन का डेरिवेटिव लीजिए। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कौन से फंक्शन है। मैंने बताया था कि हम एल्जेब्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव निकाल लेंगे, फिर मैंने बोला कि हम आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव निकाल लेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के निकाल लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के निकाल लेंगे, लोगरिथम फंक्शन के निकाल लेंगे। लेकिन हम जब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो पहले आपने ये डिसाइड करना है कि वो कैसा फंक्शन है। क्या आपको एल्जेब्रिक फंक्शन की पहचान है? अगर मैं एल्जेब्रिक फंक्शन की बात करता हूं तो वहां पर आपके वेरिएबल और कॉन्स्टेंट होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन याद कर लीजिए, पोलिनोमियल में क्या था। पोलिनोमियल में हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सीखते हैं जहां पर जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं उनका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहला फार्मूला है हमारा। अब इसमें एक एक फार्मूला प्रूफ करने की कोशिश करूंगा, समझाऊंगा आपको सारी चीजें। सबसे पहले आपको कोई भी फंक्शन ऐसा दिख सकता है, x की पावर n। यहां पर ये n जो है एक वेरिएबल है और x जो है एक वेरिएबल है, n जो है वो कांस्टेंट है। ध्यान से समझेंगे, x की पावर n लिखा मिलेगा, x आपका वेरिएबल है, n आपका कांस्टेंट है। और इस फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं, इस फंक्शन का नाम f ऑफ x हो सकता है, आप इस फंक्शन को y भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमने फंक्शन में सीखा है। अगर इस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव लेना है dy अपॉन dx, मैंने अभी बताया इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका तरीका है कि ये पावर तो आगे आ जाएगी और इसकी एक पावर कम हो जाएगी, ऐसे। ठीक है जी, आपको ऐसा फंक्शन देखने के लिए मिल सकता है, एक बात। अब इसको प्रूफ करेंगे, सबर रखना। फिर दूसरा, कोई एक फंक्शन आपको ऐसा भी मिल सकता है सी एक्स की पावर n। अभी यहाँ पर ये तो पता ही है आपको, ये वेरिएबल है, ये आपका कांस्टेंट है, c इसका कोफिशिएंट है, c इसका कोफिशिएंट है। अच्छा, ये फंक्शन कैसा दिखेगा ऊपर वाला, अगर एक एग्जांपल दूं आपको, ये फंक्शन ऐसे दिखेगा आपको। ये लो, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है x की पावर 7, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो मैं इसको लिखूंगा, इसको y भी मान सकते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, dy अपॉन dx। अब ये इस फॉर्म में मुझे नजर आ रहा है, यहां पर वेरिएबल है, ऊपर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आगे लेके आऊंगा और इसकी पावर को एक कम करूंगा, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। दूसरा फंक्शन मुझे इस फॉर्म में देखने के लिए मिल सकता है, c इंटू एक्स की पावर n। x वेरिएबल है, n कांस्टेंट है, c इसका कोफिशिएंट है, एक रियल नंबर है, क्या है, एक वास्तविक संख्या है। अब ये कैसे मिल सकता है, अगर इसका आपने डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकलेगा, ध्यान रखेंगे, जो भी वेरिएबल है उसका जो भी कोफिशिएंट, जो भी रियल नंबर है, उसका डेरिवेटिव हम कभी नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली आगे आ जाएगा। जैसे कि मैं लिखता हूं, अगर मैंने इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो क्या होगा, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं इसको, इस फंक्शन का नाम लिखते हैं। इस फंक्शन का अगर आपको डेरिवेटिव लेना है तो आप क्या करेंगे, c तो आ जाएगा आगे, आप सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये लीजिए। अब ये तो ऊपर वाला ही है, ये क्वेश्चन तो ऊपर वाला ही हो गया। आपने अगर x की पावर n का डेरिवेटिव निकालना है, वो तो हमने सीख लिया। तो ध्यान रखना है, जब आपका कोफिशिएंट होगा उसको आगे ले लेना है, और जो ऊपर पावर वाला मामला है उसको हल करना है। एग्जांपल के लिए आपको ऐसा मिल सकता है, ये एक फंक्शन है y इक्वल टू 5 इंटू एक्स की पावर 3, इसका डेरिवेटिव लेना है, आइए लेते हैं, dy अपॉन dx। मैंने आपको ये बताया, सबसे पहले आपने क्या करना है, 5 को आगे ले लेना है, ये इसका कोफिशिएंट है, एक रियल नंबर है। आपने डेरिवेटिव करना है सिर्फ x की पावर 3 का। फिर क्या करेंगे हम, अगला स्टेप, 5 ऐसे कैसे, इसका डेरिवेटिव लेने का तरीका ये है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आगे आएगा पहले, फिर इसकी पावर 1 कम करेंगे तो 2 जाएगी, 3 से 1 कम 2, इनको मल्टीपल कर दिया, ये लीजिए, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब कुछ बुद्धि जीव ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये समझ में आता है, जल्दी जल्दी बताइए,
कुछ नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक बता के 15-20 मिनट में मैं ऐसी चीजें बताने लग जाऊंगा जो आपको समझ नहीं आएंगी। तो धीरे से आराम से सीख लो इसको। अब मैंने दो तरीके बता दिए, फिलहाल मैं एल्जेब्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूं। ये एल्जेब्रिक फंक्शन वाले तरीके बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी लगेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको इस तरीके से समझें, स्टेप वाइज जो जो मैं बता रहा हूं। तीसरा क्या हो सकता है, दो डिफरेंशिएबल फंक्शन आपको प्लस करके मिल सकते हैं ऐसे। ऐसे ये दो फंक्शन दे रखे हैं आपको, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन ऐड हो रखे हैं और एक फंक्शन बना हुआ है इसका, इसको डिफरेंशिएट करना है। अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है y को x के रिस्पेक्ट में, और इन दोनों फंक्शन के बीच में प्लस है और दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल मतलब इनका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, वो किया जा सकता है, कंटिन्यूअस फंक्शन का किया जा सकता है, वो हम देखते रहेंगे आगे। इनको हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक बार मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकता हूं प्लस में, एक बार मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लीजिए जी, वो जरूरी नहीं कि दो फंक्शन आपको प्लस में मिले, वो दो फंक्शन वाई में माइनस में मिल सकते हैं, वो इसी का ही पार्ट रहेगा। वो दो फंक्शन ऐसे भी हो सकते हैं। तो अगर इनको आपने इस y फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो आप ध्यान रखेंगे इस फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव निकाल लेंगे, इस फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव निकाल लेंगे। ये लीजिए जी, ठीक है। अब साथ में यहां एक और चीज सीखने की जरूरत है, नीचे जगह है, हाँ। अगर आपको कभी किसी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा जाए, एग्जांपल के लिए, क्या y इक्वल टू 5 एक फंक्शन है? जी हाँ, ये एक फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? ये कांस्टेंट फंक्शन है। अगर इस कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना हो तो क्या आएगा? इस कांस्टेंट फंक्शन का अगर डेरिवेटिव लेना हो, पहले मैं किसके रिस्पेक्ट में लूं? भाई मुझे डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकाल लूं? इसमें x तो है ही नहीं। मैंने बताया था कि आप जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं वो प्रेजेंट भी होना चाहिए, वो इसमें प्रेजेंट है ही नहीं, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लूं? आपने सुन रखा होगा कि कोई भी कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट अकेला है, देखो यहां पर वेरिएबल के साथ में मल्टीपल हो रखा था, यहां पर वेरिएबल के साथ में मल्टीपल हो रखा था, ये भी कांस्टेंट ही है, रियल नंबर है। इसकी सिचुएशन अलग थी, इसको मैंने सिर्फ आगे रखा, पिछले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव किया। लेकिन यहां पर मैं ये कह रहा हूं अकेला कांस्टेंट ही लिखा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? आपने सुना होगा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। क्यों होता है जीरो? बात है कि क्यों होता है जीरो। ये सारे फंक्शन कैसे आए हैं जो आप दूंगा, इनका घबराना मत। एक्चुअल में इसका जीरो इस तरीके से आता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, इस कांस्टेंट फंक्शन के साथ में आप x की पावर जीरो मल्टीपल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर जीरो आपकी एक होता है, बस वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो x की पावर जीरो ले लिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो हमने क्या सीखा है? इसका डेरिवेटिव हमने ये सीखा है, तो 5 को तो ऐसे ऐसे कैसे रखो, इस वेरिएबल वाली टर्म का डेरिवेटिव करो। और डेरिवेटिव करने का तरीका ये है, इसकी जो भी पावर है वो आगे लेके आओ। अब जैसे ही मैं जीरो को आगे लेके आया, अब पीछे कुछ भी हो मल्टीपल होकर जीरो ही आंसर आएगा। तो इसलिए मुझे एक बात पता चली कि कोई भी कांस्टेंट है ना, उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। ठीक है जी, अब इनका एक छोटा छोटा एग्जांपल लेते हैं। इसका ऊपर वाले फंक्शन का एग्जांपल लेता हूं। अब जरूरी नहीं है कि दो फंक्शन आए प्लस में, दो डिफरेंशिएबल फंक्शन प्लस में आए, जरूरी नहीं है, वो तीन हो सकते हैं। और ये कैसा फंक्शन एक्चुअल में? ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? एल्जेब्रिक फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव लेना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हर एक फंक्शन को अलग अलग आपने डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लिख के बताऊं तो ऐसे लिखते हैं इसको, डी अपॉन डी एक्स, पहला फंक्शन है मेरा 3x की पावर 2, दूसरा फंक्शन है मेरा ये लीजिए, ऐसे इनका अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। इतनी डिटेल से लिख के क्यों बता रहा हूं? एग्जाम में अब डिस्क्रिप्टिव आने लग गया है आपका। अच्छा, टीचिंग एग्जाम को हमेशा ये बाकी एग्जाम से अलग रखा करो।
टीचिंग एग्जाम में जब आप किसी अपने कंसर्न सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो उसका आपको टीचर बनना है, उसको आपने कॉन्सेप्चुअली सीखना है। तो अब एग्जाम सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पे नहीं है, मैं शॉर्ट ट्रिक में बिलीव नहीं करता भाई, मैं कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता हूँ। तो आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकाल ले, अब मैं आपको पढ़ा के आया हूं, अब आपने कैटेगराइज करना है। ये आपका ये वाला टाइप है कि भाई ऐसे एक एल्जेब्रिक फंक्शन की पावर होगी, साथ में उसका एक कोफिशिएंट होगा, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं ये कहूंगा कि कोफिशिएंट को तो ऐसे कैसे रखो, बाकी जो फंक्शन बच गया है उसका डेरिवेटिव निकाल लो। और एक्स की पावर 2 का क्या होगा, 2 आ जाएगा आगे, और एक पावर कम करेंगे एक्स की तो 2x आ जाएगा। ठीक हो गया जी, चलिए आगे। अब यहाँ पर ये बिल्कुल सेम फंक्शन है, एक वेरिएबल है उसके साथ एक रियल नंबर मल्टीपल हो रखा है, उस रियल नंबर का डेरिवेटिव नहीं निकालना, वो एज इट इज रहेगा। अब x का डेरिवेटिव बताओ क्या रहेगा, x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, इसी तरीके से निकालते हैं। x की पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। इसका अगर मैंने डेरिवेटिव लेना है तो पावर आगे आएगी और इसकी एक पावर कम होगी, तो क्या होगा, x की पावर 0, और x की पावर 0 मतलब 1, तो आपका x का डेरिवेटिव 1 आ गया है। अब ये बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार बता दिया, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा। एक तो ये तरीका है समझाने का, एक और भी तरीका था समझाने का। दूसरा तरीका ये होता है कि कोफिशिएंट को तो आगे लिखो, बाकी बचे हुए फंक्शन का डेरिवेटिव लिखूं अगर मैं, तो मैं लिखूंगा dx अपॉन dx, dx अपॉन dx, वो वैसे भी कट के 1 आएगा, तो ये आपका 1 आ गया है। अभी बताया मैंने किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 5 का डेरिवेटिव 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर आ गया है, ये लीजिए जी। ठीक है, बहुत डिटेल से बता रहा हूँ, चीजें आप रिलेट कर रहे होंगे। अब ये माइनस वाला एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, इसमें आप माइनस ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ बीच में माइनस आ जाएगी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। आगे और क्या तरीका है हमारा, अब है हमारा प्रोडक्ट रूल। अब ये दो जो रूल मैं बता रहा हूं ये हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जाकर घुसेंगे, जो मैं अब दो रूल बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह कहीं ना कहीं मिलेंगे आपको। क्या, प्रोडक्ट रूल। ये प्रोडक्ट रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल ऐसे है कि दो फंक्शन है आपके, मल्टीपल हो रखे हैं। भाई हम बिल्कुल सीरीज में चल रहे हैं, पहले दो फंक्शन, एक सिंपल फंक्शन था उसका डेरिवेटिव निकालना सीखा, एक एल्जेब्रिक फंक्शन उसका डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं, उसके साथ कोफिशिएंट मल्टीपल हो रखे हो तो कैसे निकालते हैं, सिर्फ कांस्टेंट का कैसे निकाल सकते हैं, दो फंक्शन प्लस हो रखे हो तो कैसे निकाल सकते हैं, दो फंक्शन माइनस हो रखे हो तो कैसे निकाल सकते हैं, अब अगर दो फंक्शन मल्टीपल हो रखे हो तो कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर मैंने इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब एक नियम सिखा रहा हूं, ये एक जुगाड़ है, इसको याद कैसे करना है। ये दो लोग एक शादी में गए हैं खाना खाने के लिए, दो फंक्शन है, दो फंक्शन शादी में खाना खाने के लिए गए हैं। आप दो लोग एक साथ जाते हैं तो हमारा एक तरीका होता है, जो आगे चल रहा होता है, जो अगले वाला होता है वो पिछले वाले से कहता है कि प्लीज पहले आप ले लीजिए, करते हैं जेंटलमैन ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे है, ये पहले वाला फंक्शन दूसरे वाले फंक्शन को ये बोलता है कि पहले आप अपना डेरिवेटिव करा लो। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, पहले फंक्शन को तो एज इट इज रखूंगा, इस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी, फिर अब जेंटलमैन क्या करते हैं, जब एक जेंटलमैन ले लेता है खाना, फिर दूसरा वो क्या बोलता है, भाई आप भी लो ना, तो फिर वो ये वाला फंक्शन दूसरे वाले फंक्शन को बोलता है कि अब आप अपना डेरिवेटिव करा लो, फिर दूसरे वाला इंतजार करता है और पहले पहले वाला फंक्शन अपना डेरिवेटिव कराता है। जो मैंने बताया है ये बिल्कुल गड़ंग है, बकवास है, बस सिर्फ याद करने का तरीका बताया है। इस तरीके से इस अगर एक y आपका फंक्शन है जिसमें दो फंक्शन मल्टीपल हो रखे हैं तो उसका डेरिवेटिव ऐसे निकाला जाएगा। एग्जांपल लेने की जरूरत है, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कैसे लिया जाए, हालांकि कुछ मतलब नहीं है मैं जो एग्जांपल लूंगा उसका, एक्चुअल में ये मल्टीपल ही हो जाएंगे। फिर अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये मल्टीपल ही हो जाएंगे, फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ये लीजिए, ये दो फंक्शन है, ये बात सही हो गया। अब ये वाला चलेगा, ये दो फंक्शन है, इनका डेरिवेटिव निकालना है। दो तरीके से निकाल सकते हैं आप, एक तो इसको अंदर मल्टीपल करके भी निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। भाई आप इसको अंदर मल्टीपल कर दो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं बस इस तरीके को बताना चाहता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये दो फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेना है एक्स के रिस्पेक्ट में,
पहले मैं क्या कहूंगा, पहला फंक्शन ये कहेगा जी आप अपना डेरिवेटिव करा लो दूसरे वाले को, इसका डेरिवेटिव कीजिए, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कीजिए x के रिस्पेक्ट में। एक बार लिख के बता रहा हूं आपको ताकि आप समझ पाए। फिर क्या होगा, फिर ये दूसरे वाला कहेगा कि अब जी मैं इंतजार करता हूं, अब आप अपना डेरिवेटिव करा लो, ये लीजिए जी। ठीक है, अब जहां पर मैं d अपॉन डी एक्स लिखता हूं तो बस अब इसको भूल जाओ, इसका डेरिवेटिव करो बस, जैसे आपको करना आता है वैसे। ये x की पावर 5 ऐसे कैसे, आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्या होगा आपने सीख रखा है, पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लूंगा फिर इसका निकाल लूंगा। 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x में 2 तो ऐसे कैसे रहेगा, एक का x का डेरिवेटिव 1 आता है, अभी बताया था। 2 तो आपका कोफिशिएंट है, एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 आता है, तो एक्चुअल में इसका डेरिवेटिव 2 आ गया है। 3 का 0, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, फिर प्लस में ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, पता है आपको पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, ये लीजिए जी, ये आपका डेरिवेटिव होगा, इसको आप हल कर सकते हैं, मैंने तो आपको तरीका सिखाया है। बस मैं इसको आगे हल नहीं कर रहा हूँ, हल किया जा सकता है लेकिन मैं फिलहाल हल नहीं करूंगा, बस आपको समझाया है। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, अब एक है आपका क्वोशिएंट रूल, स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, जब मैं मैथ चला रहा होता हूँ तो इंग्लिश नहीं चल रही होती मेरी, सॉरी। क्वोशिएंट रूल क्या है आपका, फिर ऐसे भी गलत स्पेलिंग अच्छी बात नहीं होती, ये लीजिए, मैथ में यही तो फायदा होता है, किसी भी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं हम। क्वोशिएंट रूल ये क्या है, हमने लिया पहले एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर आपका फंक्शन के साथ एक कोई कोफिशिएंट मल्टीपल हो रखा था, फिर दो फंक्शन जोड़े हों, घटा रखे हों, गुणा कर रखे हों, अगर भाग कर रखे हों, अगर इस तरीके से फंक्शन हो, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक पहली कंडीशन, दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल होने चाहिए, दोनों का डेरिवेटिव निकाला जा सकता हो। दूसरा, जी एक्स 0 के बराबर ना हो, वो आपको पता है, अदरवाइज आपकी अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। यहाँ भी इसको याद करने का जुगाड़ बता रहा हूँ, बस जिस तरह आपका प्रोडक्ट रूल का बताया था। अगर आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, आपने क्या करना है, ये उच्च क्लास वाले लोग हैं, गरीबी और अमीरी की बात चल रही है, ये हाई क्लास अपर क्लास अमीर, ये आपका लोअर क्लास गरीब, ये गरीब है, तो ये गरीब ये बोला कि मुझे भी अमीर होना है, ये निचले वाला फंक्शन बोलता है मुझे भी अमीर होना है, तो किसी ने सलाह दी कि अपने पैसे को डबल कर लो, तो उन्होंने ठीक है जी, तो इसने कहा कि मेरा स्केयर कर दो, ये लो जी। अब जैसे इसका स्केयर किया तो ये भी अमीर हो गया और अमीर होके ऊपर आ गया। ठीक है जी, अब जब ये अमीर होके ऊपर आ गया तो जो ऊपर वाला फंक्शन था वो बोला कि अब अगर आप अमीर हो गए हो तो अब मेरा डिफरेंशिएशन लो, अब मेरा डिफरेंशिएशन लो। डिफरेंशिएशन मतलब अब हम दोनों की बराबरी हो गई है, अब हमारा मूल्यांकन कीजिए कौन सा बड़ा है हमारे में। ठीक है जी, तो चलो जी, फिर ऊपर वाले फंक्शन का हमने डेरिवेटिव करा। ठीक है जी, अब जो यहां से ऊपर आया था वो बोला कि आपने तो सिर्फ अपना ही मूल्यांकन किया, मेरा भी कराओ, तो चलो जी ठीक है जी, आपका भी करा देते हैं। अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज रहा, निचले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव किया। वो फिर बोले कि मूल्यांकन कैसे होगा, दोनों का हो गया है, कौन सा बड़ा है, वो तो फिर डिफरेंस लेके पता चलेगा। ये लीजिए जी, ये याद करने का तरीका बताया मैंने आपको। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रूल है। अब जो मैंने आपको अब तक बताया है वो हर जगह इस्तेमाल होगा, आप हर प्रकार के फंक्शन देखोगे और ये इस्तेमाल होगा कहीं ना कहीं। आइए अब इसमें से जो मैंने पहला बताया था उसको प्रूफ करता हूं। अब जो मैंने पहला बताया था आपको ये बड़ा, इसको प्रूफ करता हूं कि इसमें पावर आगे क्यों आती है, क्योंकि इसके तरीके से हमने बाकी सारे किए हैं। पहले इसको समझते हैं, ये हमारा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी, यहां पर मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स का मतलब एक फंक्शन है जिसमें वेरिएबल एक्स है। मैंने क्या किया, एक्स के साथ एक एक्स प्लस एच एक दूसरा फंक्शन रख दिया, तो एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या ये आपने पढ़ रखा है, जैसे कि आप पढ़ते हो एफ एक्स इक्वल टू है, इस तरीके से फंक्शन है आपका, अगर आप x की जगह 2 रख दो तो क्या होगा,
जहां पर x है वहां पर 2 रखना पड़ेगा। ऐसे ही करते हैं ना। ऐसे ही मैंने क्या किया, इस x की जगह x प्लस h रख दिया। अगर मैंने यहां पर रख दिया तो यहां पर भी रखना पड़ेगा। एक्चुअल में ये आपकी x की वैल्यू है, ये आपकी y की वैल्यू है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं आपके फर्स्ट प्रिंसिपल से, इसको मैंने ज्यादा प्रूफ नहीं किया था, बस मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहा हूं तो इसको बताने की क्या जरूरत है, छोड़ दो। ये लो, वैसे बताना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, ये है आपका। ठीक है, आपने क्या पढ़ रखा है, आपने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ रखा है। और फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या पढ़ रखा है कि आपने अगर डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन का तो वो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड में x प्लस एच माइनस एक्स। ये मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल बताया था कि इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, अब वो भी लिख देता हूं मैं एक बार के लिए कि मैंने x की जगह x प्लस एच लिख दिया तो यहां भी x प्लस एच हो जाएगा। ठीक है जी, अब बस वो वैल्यू रखो यहां पर, एज इट इज ही रखी हुई है। अब क्या है फंक्शन मेरा, ये y है, ये भी y है, y में से y घटाया, x में से x घटाया। अब आप इनकी वैल्यू पुट कर दो बस। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f इंटू एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, ये रख दी इसकी जगह x प्लस एच की पावर n माइनस f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x की पावर n, नीचे वाला एज इट इज। क्या ये बात आपको समझ आई? ये तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला था। इसमें मैंने क्या किया, मेरे पास एक फंक्शन था जिसको मैंने डिफरेंशिएट करना था, वो फंक्शन है ये। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x की पावर n। f ऑफ x की वैल्यू है x की पावर n। फिर f ऑफ x प्लस h की पावर क्या है, इसकी वैल्यू है ये। मैंने इसको यहां पर ये बदल दिया, नीचे वाला एज इट इज। अब क्या होगा, हमने है ना लिमिट में एक चीज पढ़ रखी है, लिमिट में पढ़ रखा है हमने कि लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाय x माइनस a, ये स्टैंडर्ड लिमिट का फार्मूला है। अगर कहीं आपको ये स्टैंडर्ड लिमिट का फार्मूला मिलता है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी n आगे आ जाएगा और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। वही सेम चीज मुझे यहां नजर आ रही है, मैंने दोनों तरफ x जोड़ा, इधर भी x जोड़ दिया, इधर भी x जोड़ दिया, तो यहां पर x प्लस एच टेंड कर रहा है h को, x प्लस एच टेंड कर रहा है x को, जैसे कि यहां पर x a को टेंड कर रहा था। x प्लस एच यहां लिखा हुआ है, x यहां लिखा हुआ है, x यहां लिखा हुआ है, a यहां लिखा हुआ है, नीचे ये दोनों माइनस में। तो अगर इसकी मैं लिमिटिंग वैल्यू निकाल लूं तो n आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी। इस तरीके से प्रूफ होगा। मुझे ऐसा लगता है ये प्रूफ आपको समझ नहीं आया होगा, क्योंकि जब तक मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव प्रूफ नहीं किया तो ये भी आपको समझ नहीं आया होगा। फिलहाल बहुत ज्यादा समझाऊंगा तो घना टाइम लग जाएगा, थोड़ा आइडिया ले दिया है आपको। अब जब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में समझा दूंगा उसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। फिलहाल आपको मैंने मोटे मोटे तरीके से बता दिया है कि ये सारे फार्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ किए जा सकते हैं। अब इनके क्वेश्चन निकालते हैं, बस जो बेसिक बताना था वो आपने झेल लिया, बहुत हिम्मत की बात है, बस अब इनको डिफरेंशिएट करना है। अब जो मैंने आपको अब तक 4-5 तरीके बताए हैं उससे इनको फटाफट इनको डिफरेंशिएट कीजिए। पहले इसको करते हैं, y मान लो इसको, y इक्वल टू एक्स की पावर 9 मान लो इसको, पहले y इक्वल टू, इसको फंक्शन बनाओ पहले, y इक्वल टू एक्स की पावर 9, इसको डेरिवेटिव करना है इसका। तो ये हमारा पहला टाइप है जो हमने सीखा था, x की पावर कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगी, ये लीजिए जी। ठीक है, अब मैंने डायरेक्टली मैं यहां से क्लास शुरू कर सकता था, अब करीब 44 मिनट होगी है, मैं चाहता तो यहां से क्लास शुरू कर देता तो भी आपको अच्छी लगती, लेकिन जो मैंने अब तक बताया है ना, बस यही आपका पूरा डिफरेंशिएशन आपको सिखा देगा। अब इसको देखिए, y इक्वल टू एक्स की पावर -3, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, करिए इसको। हमने सीखा है पहले पावर को आगे लेंगे और उसके बाद इसकी पावर 1 कम करेंगे, तो -2 मत लिखना, इसकी पावर 1 कम करनी है। अब क्या होगा, ये -3 एक्स की पावर -4 हो जाएगी, एक्स की पावर
-4 हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना है, रूल हमेशा याद रखना है, पावर को आगे लेके आना है, इसकी एक पावर कम करनी है। अगर वो पहले ही माइनस में है तो ये माइनस की पावर 3 है, ये माइनस की पावर 4 है, ये कम ही है इससे, क्योंकि माइनस की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है माइनस में तो वो छोटी होती चली जाती है। तो ये आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। एक चीज और बताऊंगा, आपने ऐसा भी एक्सपोनेंशियल लॉ में पढ़ रखा होगा आपने, अगर ए की पावर -2 है, बेस की पावर माइनस में है, तो अगर ये माइनस हटाना चाहते हो आप तो बेस आपको नीचे लेके जाना पड़ेगा। ऐसा पढ़ रखा है आपने। अगर इस माइनस को हटाना है पावर वाली को तो इस बेस को पलटना पड़ेगा। तो सेम ऐसे ही हम यहाँ भी कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, -3 और x की पावर 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी सही है। आंसर में ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। ठीक है जी, चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पर क्या संकट आ गया भाई, इसका डेरिवेटिव कैसे लूं। अब आपको पता होना चाहिए, ये इसको हिंदी में बोलते हैं हम करनी, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट। ये थर्ड रूट है, ये हमारा थर्ड रूट है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये है x की पावर 1/3। यहाँ पर जो भी लिखा होता है वो इसकी पावर में होता है, लेकिन 1 के बाय में होता है। इसका एक्चुअल मतलब ये है, इसका मतलब ये है, अगर इसको हटाना है रूट को तो x, इसको हटाने के लिए 1/n, जो भी यहाँ लिखा हुआ है इसको डिवाइड में करते हैं। इसको हम रेडिकल भी बोलते हैं। रेडिकल का साइन क्या होता है, ये रेडिकल का साइन। तो पहले कभी भी अगर आप किसी भी फंक्शन के ऊपर ये रेडिकल का साइन नजर आता है आपको, तो सबसे पहले इसको हटाना है, फिर उसको डिफरेंशिएट करना है। तो y = x की पावर 1/3। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अब तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। dy/dx, पहले पावर आगे आएगी और फिर पावर 1 कम होगी। ये लीजिए जी, करो इसको हल। 1/3 एज इट इज। अब इसको अगर आप घटाओगे, अब फ्रैक्शन आपको घटानी आती है, तो -2/3 आ जाएगा, x की पावर -2/3। अब आप चाहते हैं तो इसको नीचे लेके आ सकते हैं या फिर एज इट इज रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर है 1/3 इंटू x की पावर -2/3। ठीक हो गया जी। आंसर डिफरेंशिएशन में थोड़ी अजीब अजीब बातें हैं, उनको देखकर मत घबराना। अब इसको क्या किया जाए, कुछ एक स्टूडेंट्स का देखकर मन कर रहा होगा कि सर ये तो कोशेंट रूल लगा दें, 1/बाय समथिंग दिख रहा है मुझे, फंक्शन डिवाइड में दिख रहा है, ऊपर कॉन्स्टेंट फंक्शन है, नीचे मेरा वेरिएबल है, तो दो फंक्शन नजर आ रहे हैं, कोशेंट रूल लगा दे। जी नहीं, जब तक नीचे सिर्फ आपका x वेरिएबल लिखा मिलता है, खाली x वेरिएबल लिखा मिलता है, तब तक आप उसको ऊपर लेके जाने की कोशिश किया करो। ध्यान रखना, वैसे तो कोशेंट रूल से हल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नोट कर लीजिए, अगर डिवाइड में सिर्फ मेरा x वेरिएबल अकेला है, इसके साथ कोई और टर्म नहीं है, तो आपने इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करनी है। इसको ऊपर कैसे लेके जा सकते हैं, पहले इसको लिखा y = 1/x, रेडिकल का साइन लगा हुआ है, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम 2 मानते हैं इसको, कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1/2, इसकी पावर होगी x की पावर 1/2। अब अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, पावर के साथ माइनस लग जाएगी, बस ऐसे हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, अगर मैंने इसका डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, पहले पावर आगे आ जाएगी, अब वो प्लस में है माइनस में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर को आगे लेके आओ। फिर क्या करना है, एक पावर कम करनी है, ये लीजिए जी, -1/2 x की पावर, इसको हल करोगे तो -3/2 आ जाएगी। अब मुझे ऐसा लगता है इस प्रकार का क्वेश्चन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जब भी आपके सामने आएगा तो आप धड़ल्ले से उसको हल कर देंगे। चलिए जी, अब मैंने अब तक जो समझाया था आपको उसी के एक एक टाइप ले रहा हूं मैं, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ आ जाए। अब ये आपका कौन सा टाइप है, ये वो टाइप है जिसमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंशिएबल फंक्शन प्लस में लिखे हुए हैं। अगर मैंने इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, पहले इसको मैं y के इक्वल मानूंगा, मैंने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं सभी को अलग अलग से डिफरेंशिएट करूंगा, लेकिन अब मैं सभी के साथ अलग अलग डिफरेंशिएशन का साइन लगा के नहीं लिखूंगा। मुझे पता है पहले मैंने इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये बिल्कुल पहले टाइप का ही है, पावर आगे और एक पावर कम। फिर इसका करूंगा तो 3 तो ऐसे कैसे रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, बताया था अभी आपको, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, उसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये इसका डेरिवेटिव हो गया है। ठीक है जी, ऐसे एक और है, इसमें
चार टर्म है, चार फंक्शन है, तो सभी को अलग अलग से डिफरेंशिएट कर दो। पहले इसको y के इक्वल मान लो एक बार, पहले इसको y के इक्वल माना, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में। फंक्शन पहले ये इस पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई। अब चार तो ऐसे कैसे रहेगा, इसका डेरिवेटिव निकालना है, दो पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई। तीन ऐसे कैसे, x का डेरिवेटिव निकाला, एक आ गया है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। बस हल कर दो इसको, 3x की 2, 8x प्लस का 3, ये लीजिए जी। मुझे ऐसा लगता है आपके सामने अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा, चाहे वो प्लस में आए, चाहे माइनस में आए, चाहे वो मल्टीपल में आए, चाहे डिवाइड में आए, आप कर लेंगे। ठीक है, ये लीजिए। अब एक और टाइप आ गया है ये। अब देखो, अब तक क्या था, अब तक हमने सिर्फ ये पढ़ रखा है कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करना है, पावर आगे लेके आऊंगा और एक पावर कम हो जाएगी। अब तक हमने ये पढ़ रखा था, लेकिन अब तक हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन नहीं आया था जिसमें अंदर दो टर्म है और उनकी पावर, फंक्शन के अंदर दो टर्म है और उसके ऊपर पावर लगी हो, उसको हमने डिफरेंशिएट नहीं किया। इसको एक अलग टाइप से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत काम आएगा। कोई भी फंक्शन है आपका, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, आप लोगरिथम, कैसा भी फंक्शन आपके सामने, अगर उसकी पावर है पहले, तो पहले उसकी पावर उतारेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। पहले उसकी पावर उतारेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, आपको हो गई सर पहले पीछे क्यों नहीं की ये बात आपने, अब नई क्यों सिखा रहे हो? जी नहीं, मैंने नई नहीं सिखाई, मैं पहले उसको डिफरेंशिएट कर रहा था, लेकिन एक्स को डिफरेंशिएट करने पर आंसर मेरा एक आ रहा था, तो मैंने वो आपको बात बताई नहीं, छुपा लिया आपसे। जैसे कि एक्स की पावर एन है, ये एक वाई फंक्शन है, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका है डी वाई अपॉन डी एक्स। मैंने कहा पहले पावर उतारो, फिर डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो पहले मैंने पावर उतारी इसकी, जैसे ही पावर उतरती है तो एक पावर कम हो जाती है, ये लीजिए जी। ठीक हो गया। अब आपको हो गया कि सर इसको डिफरेंशिएट नहीं करना, अब एक्स को, आइए एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं। अब मैंने इस एक्स का डिफरेंशिएशन लेना है। पहले मैंने क्या बताया कि अगर किसी भी फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन लेना है तो पहले उसकी पावर उतारनी है, तो पहले मैंने इसकी पावर उतार दी। अब पहले पावर उतारी, एक पावर कम होगी, किस फंक्शन की उतारी है आपने, मैंने इस फंक्शन की पावर उतारी है। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। अब बच्चा बच्चा जानता है कि x का डेरिवेटिव एक होता है, तो मैंने इसलिए ये बात आपको नहीं बताई, ये बात मैंने आपसे छिपा दी। लेकिन अगर यहां पर फंक्शन थोड़ा बड़ा हो जाए, अगर मैं इसकी जगह ऐसा लिख लूं, मैंने ऐसे लिख दिया, अब फंक्शन बड़ा है, दो टर्म है इसमें, अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले पावर को उतारना पड़ेगा। पहले मैंने पावर उतारी, पावर उतारने से एक पावर कम हो गई। मैंने ये कहा कि डिफरेंशिएट करने से पहले पावर उतारनी होती है, पावर तो मैंने उतार दी, अब डिफरेंशिएट करो, किसको डिफरेंशिएट करूं, जिसकी पावर उतारी थी, इसको, इसको अब हम डिफरेंशिएट करेंगे आगे। ये बात कंठस्थ कर लीजिए, जो मैंने अभी बताई बहुत काम आएगी आपको। कहीं भी अगर कोई ऐसा फंक्शन नजर आए कि जिसकी पावर लिखी हुई है, तो पहले उसकी पावर उतरेगी, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये वो तरीका है। मेरा ऐसा मन कर रहा है कि ये तरीका ना हटाऊं मैं, यही लिखा मिले आपको। अच्छा, एक बात और बताता हूँ आपको, मैं जो भी यूट्यूब पर वीडियो डालता हूँ, ये मेरे ऐप में भी चल रही है क्लास, ये ऐप में भी अपलोडेड है और आपको साथ में यूट्यूब पर भी मिल रही है। जो भी मैं क्लास यूट्यूब पर डालता हूँ, उस क्लास को मैं, ये जो आपको सोल्ड पीडीएफ है, उसको टेलीग्राम पर भी डालता हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो बहुत सारी पीडीएफ मिलेंगी आपको, और वो सॉल्ड पीडीएफ होंगी, क्लास नोट्स की तरह काम करेंगी। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको पूरी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, उसको फॉलो कर लेना, वहां से बहुत सारी पीडीएफ आपको ऐसी मिल जाएंगी। अब इसको हल करना है, इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, इसको y के इक्वल मान लिया भाई पहले। ठीक है, अब क्या करना है, पहले इसकी पावर उतारनी है,
अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले इसकी पावर उतारनी है, पावर को आगे लेके आया। अब जैसे ही पावर उतारी तो एक पावर कम हो गई। क्या काम हो गया जी? पूरा नहीं हो गया। जिसकी पावर उतारी है उसको डिफरेंशिएट करो। अब इसको अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं, यहाँ इसको मिटाना नहीं चाहता भाई। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? दो तो ऐसे कैसे रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन एक आएगा तो यहां से आ गया मेरा, इस फंक्शन का आ गया 2, और 3 का तो 0 होता है, तो इसका मतलब इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया 3। वो मैंने यहां लिखा और इसके साथ मल्टीपल हुआ 10 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 4, और ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर है। अगर आपने ये चीज समझ ली तो बहुत बड़ी चीज समझ ली आपने। अगर आपने ये चीज समझ ली तो बहुत बड़ी चीज समझ ली आपने। डिफरेंशिएशन की बहुत बड़ी चीज आपको समझ आ गई है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हल होंगे। अब ये एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया। मैंने अभी बोला आपको कि अगर फंक्शन डिवाइड में फंक्शन लिखा हो तो उसको डिफरेंशिएट करने का तरीका होता है हमारा कि आप उसका कोशेंट रूल लगा के आपने उसका डिफरेंशिएशन लेना है। साथ में मैंने एक बात और कही थी कि नीचे अगर सिर्फ एक्स ही हो, एक ही टर्म हो, तो उसको आप ऊपर लेके जाने की कोशिश किया करो, फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव लिया करो। लेकिन यहाँ तो अकेला एक्स भी नहीं है, दो टर्म है, तो यहाँ तो कोसेंट रूल लगाना ही पड़ेगा। नहीं, अब भी कोसेंट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ऊपर सिर्फ एक ही है, ऊपर सिर्फ एक ही टर्म है। अगर ऊपर सिर्फ एक ही टर्म है तो भी मैं इसको ऊपर लेके जा सकता हूं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लेके जा सकता हूं? देखिए, मैंने इसको y के इक्वल माना, रेडिकल का साइन हटाया, यहां पर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 2 लिखा हुआ है, तो ये 1/2 आ गया। ठीक है जी। क्या मैं इसको ऊपर लेके जा सकता हूँ? बिल्कुल लेके जा सकता हूँ। बस क्या होगा, इसको ऊपर लेके जाऊंगा अगर, तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। ये लीजिए जी। तो जिसको मैं सिंपल इस तरीके से हल कर सकता हूं, जिसको जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो मैं उसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसका डेरिवेटिव निकालना मेरे लिए फिर आसान हो जाएगा। आइए इसका डेरिवेटिव लेते हैं। कैसे होएगा जी? अब आप इसमें तरीका लगाओ कौन सा होगा। अभी मैंने बताया कि अगर एक से ज्यादा टर्म के ऊपर कोई पावर है तो पहले पावर उतरेगी, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका रहेगा आपका, पहले पावर उतार लो एक बार। इसकी पावर आ गया जी 1/2। अब जैसे ही पावर उतरी तो पावर इसकी एक कम हो गई। अगर इसमें से -1 और करूंगा मैं तो इसकी पावर -3/2 हो जाएगी। आंसर आ गया, बात खत्म होगी? जी नहीं, बात खत्म नहीं हुई। जिसको जिसकी पावर आपने नीचे उतारी है उसको डिफरेंशिएट कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो। अब इसका डिफरेंशिएशन ओरली निकाल लेंगे हम। कॉन्स्टेंट का तो 0 है, 2x का सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि x का 0 है, x का 1 है और 2 का 2 रहेगा। तो ये आ गया जी, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो आंसर आ गया आपका -1। -1, और इसको नीचे लेके चला गया मैं ताकि ये पावर प्लस में हो जाए। देखो कितना गजब का आंसर आया आपका, कितना गजब का आंसर आया। अब जिन बंधुओं को ये लग रहा था कि मैं बहुत आसान चीज बता रहा हूँ, उनको यहाँ तक उनकी तृप्ति हो गई होगी कि हम अच्छे खासे क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने बताया था कि हम धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा लेंगे। और लो जी, अब यहां पर एक ऐसा क्वेश्चन आ गया है जिसको आप ना तो इस टर्म को ऊपर लेके जा सकते, क्योंकि नीचे 2 टर्म है और ऊपर भी 2 टर्म है। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? अब यहां पर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको अपना कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। अब जब तक मुझे कोशेंट रूल की स्पेलिंग याद नहीं आती तो तब तक मैं क्यों लिखता रहूंगा। ठीक है, देखो कितनी गजब की बात है, मैं कितने प्राउड से कह रहा हूं कि मुझे स्पेलिंग याद नहीं है, क्योंकि मैथ का टीचर हूं ना, कह सकता हूं, आप बर्दाश्त कर लेंगे। अगर इंग्लिश का होता तो मुश्किल हो जाती। चलिए, y इक्वल टू 5 - x 5 + x। अब इसका मैंने डेरिवेटिव निकालना है कोसेंट रूल से। अब कोसेंट रूल मैंने क्या बताया था, अब उसको ध्यान से याद करें। अब वो स्टोरी याद कर लेना जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी। अपर क्लास लोअर क्लास, लोअर क्लास वाला बोला मुझे भी अमीर कीजिए, मेरा स्केयर कर दो। इसका स्केयर किया तो ये अमीर हो गया, ऊपर आ गया, प्लस था ये, सॉरी। अब क्या हुआ, ऊपर आने के बाद
ऊपर वाला बोलता है अब हमारा दोनों का मूल्यांकन किया जा सकता है, तो पहले मैंने इसका डेरिवेटिव किया। अब 5 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? 5 का तो 0 आएगा क्योंकि कांस्टेंट है। माइनस एक्स का क्या आएगा? माइनस को एज इट इज रखो, एक्स का 1 होता है, तो इसका डेरिवेटिव -1 आ गया। क्या आ गया? -1। चलिए जी, फिर उसके बाद फिर क्या होता है? फिर ये कहता है अगले वाला, भाई फिर मेरा भी मूल्यांकन करो ना, आपने तो अपना अपना किया है, तो फिर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, ऊपर वाला एज इट इज लिखेंगे। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे 5 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, अलग अलग लिख के बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 5 का तो 0 होगा और एक्स का 1 होगा, तो इसका डेरिवेटिव आ गया प्लस का 1। और फिर ये कहते हैं कि अब अगर हमें ये पता करना है हमारे में से कौन सा अमीर है, तो हमारा अंतर कर लो, बस ये हल कर दो, आपका आंसर आ गया है। अब ये पूरी महाभारत बस लिखी हुई है आपके सामने। ये आ गया माइनस का 5 माइनस का एक्स, ये आ गया आपका माइनस का 5 प्लस का एक्स। यही है जी, बिल्कुल यही है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला एज इट इज। अब क्या होगा? x से x कट गया, माइनस का 10 नीचे आ गया ये, और ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर है। ठीक है जी, तरीका आपको समझ आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, बस कोसेंट रूल लगाया है। क्या किया? नीचे वाले का स्क्वायर किया, एक स्टेप। दूसरा, नीचे वाला ऊपर आ गया, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, फिर माइनस, आपका ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएट किया, बस इनको हल कर दिया, आपका आंसर आ गया। एक चीज बताता हूँ, मैं कैलकुलेशन करते टाइम कई बार छोटी बड़ी मिस्टेक कर देता हूँ, उसको इग्नोर कर देना। अभी तक मैंने आपको क्या सिखा दिया? मोटे मोटे तौर पर बताऊं तो मैंने आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझा दिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, आपका दो फंक्शन प्लस में हो, माइनस में हो, प्रोडक्ट रूल और आपका कोसेंट, वो समझा दी है। अब यहाँ से आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना आता है। अब क्योंकि 1 घंटा हो गया है, वैसे मुझे आइडियली क्लास खत्म कर देनी चाहिए, पर लेकिन मैं थोड़ा सा और बेसिक बताना चाहता हूँ। मुझे भी मजा आ रहा है, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपको भी आ रहा होगा। साइन एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो कोस एक्स होता है। ठीक है जी। अब आगे, अगर मैं टेन एक्स का डेरिवेटिव लूं तो सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है जी। अगर मैं टेन का हो गया, साइन का हो गया, कोसिकेंट, कोट, बस ठीक है, ये हो गया जी आपका। अब आगे फिर, अगर मैं कोस का डेरिवेटिव लेता हूं, कोस एक्स का डेरिवेटिव लेता हूं, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। अगर मैं कोट का डेरिवेटिव लेता हूं तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। अगर मैं सेक का डेरिवेटिव लेता हूं तो आपका हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। अगर मैं कोसेक का डेरिवेटिव लेता हूं तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स। ये लीजिए, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव है। इनको याद करने का तरीका बताता हूं, फिर एक को प्रूफ भी कर दूंगा ताकि आपको पता लगे ये कहां से आई। देखो, आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, साइन, कोस, टेन, सेक, कोट और कोसेक, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप डेरिवेटिव कर रहे हैं, अगर वो सी से स्टार्ट होता है, आप जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं और वो सी से स्टार्ट होता है, तो उसका डेरिवेटिव करके जो भी आएगा उसके सामने माइनस आ जाएगी। देखो, कोस का डेरिवेटिव कर रहा हूं, सी से शुरू होता है, तो इसका डेरिवेटिव करके क्या आएगा वो बाद की बात है, माइनस लगेगी। कोट का डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, कोट सी से स्टार्ट होता है, डेरिवेटिव लेके क्या आएगा बाद की बात है, लेकिन उसको माइनस लगेगी। कोसेक का डेरिवेटिव करता हूं तो सी से शुरू होता है, क्या आएगा बाद की बात है, उसके आगे माइनस लगेगी। तो इसका मतलब ये तो बात समझ में आ गई आपको कि किसके आगे माइनस लगेगी, कौन सा पॉजिटिव रहेगा। दूसरी बात, अब इसको याद कैसे करते हैं, देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हमारी बेसिक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। याद होगा आपको, एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है।
तो इसका मतलब साइन का डेरिवेटिव निकाल लेंगे कोस आ जाएगा, कोस का डेरिवेटिव निकाल लेंगे साइन आ जाएगा, वो माइनस याद रखेंगे। साइन का डेरिवेटिव निकाल लेंगे कोस आ जाएगा, कोस का डेरिवेटिव निकाल लेंगे साइन आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद एक है हमारी सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी है। अब ध्यान से सुनना, अगर आप 10 का डेरिवेटिव लेंगे, आप 10 का डेरिवेटिव लेंगे 10x का, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स आएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स आएगा। यहां पर एक बदलाव हो गया है, या तो बिल्कुल सिंपल था साइन का कोस, कोस का साइन, स्क्वायर का कोई मामला नहीं है। लेकिन अगर आप 10 का निकाल रहे हो ना तो सीकेंट स्क्वायर आएगा, अगर आप 10 का निकाल रहे हो तो सीकेंट स्क्वायर आएगा। ऐसे ही फिर कोट के साथ भी है, क्योंकि 10 का उल्टा कोट होता है, तो कोट का अगर आप डेरिवेटिव निकाल लेंगे ना तो कोसेक आएगा, लेकिन उसका स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में माइनस दिया, ध्यान रखनी है क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा था। 10 का फार्मूला सेक के साथ है, कोट का फार्मूला कोसेक के साथ है, तो 10 से सेक बनेगा लेकिन स्क्वायर में बनेगा, कोट से कोसेक बनेगा लेकिन स्क्वायर बनेगा। उसके बाद अब एक बात, अगर सेक का डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो सेक का डेरिवेटिव सेक ही होता है, सेक का डेरिवेटिव सेक ही होता है। लेकिन एक छोटा सा कष्ट है। क्या कष्ट है? जब मैंने 10 का डेरिवेटिव किया था ना तो सीकेंट स्क्वायर एक्स आया था, लेकिन ये तो अकेला ही है, तो फिर इसके साथ 10 और लग जाएगा, इसके साथ 10 और लग जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आप कोसेक का डेरिवेटिव निकालेंगे तो कोसेक का कोसेक ही आ जाएगा, लेकिन जब मैंने कोट का निकाला था ना तो कोसेक स्क्वायर आया था, तो मुझे एक साथ में और चाहिए, तो इसके साथ वाला कोट ही है, कोट को लेके आऊंगा। ये सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस रहेगी। ये जुगाड़ बताया है आपको सिर्फ याद करने का, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, ये सारी बातें काल्पनिक है, ये सिर्फ याद करने का तरीका बताया है। ठीक है, अगर आपको ये याद है तो ध्यान रखना, इनके ऊपर किसी के ऊपर पावर नहीं है, जिसका भी आप डेरिवेटिव ले रहे हो उसके बाद क्या आ रहा है वो अलग बात है, इसके ऊपर पावर नहीं है जिसका डेरिवेटिव ले रहे हो। क्योंकि पावर वाले का डेरिवेटिव लेते समय एक बात ध्यान रखनी है, पहले पावर उतरेगी फिर डेरिवेटिव लिया जाएगा। ठीक है जी, एक प्रूफ भी कर देता हूं, फिर आपको होगा कि सर बिना प्रूफ तो हमने पहले भी कहीं ना कहीं लिखे देख रखे हैं, आपने क्या अलग बता दिया? मैंने ये अलग बता दिया जी। एक फंक्शन है मेरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है जी, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही प्रूफ होगा। एक मैंने रख दिया एफ एक्स प्लस एच, अगर मैंने x की जगह x प्लस एच रख दिया तो जहां पर x लिखा हुआ है उसको भी लिख दो x प्लस एच। डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर लिखेंगे एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, ये पढ़ रखा है, बस मान रख दो। लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है ये साइन एक्स प्लस एच, ठीक है जी, फिर माइनस में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स डिवाइड बाय एच। अब क्या किया जाए, इसका लिमिट, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकाली जाए? मैं ऊपर वाले को हल कर रहा हूं, कौन सा फार्मूला लगा रहा हूं? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा रहा हूं, ये फार्मूला लगा रहा हूं। ये फार्मूला बराबर होता है आपका, लिख ही देता हूं यहां पर, 2 कोस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ऊपर वालों को एक बनाने के लिए। ये फार्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर होता है 2 कोस ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर पहले लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें से ये साइन ए प्लस बी है, ये साइन ए माइनस बी है। अब पहले मैंने क्या करना है, एक बार इन दोनों को, अच्छा आसान कर देते हैं ना इसको, ये लो साइन सी माइनस डी का फार्मूला, ये सी है ये डी है, और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा ये सी प्लस डी बाई 2, ऐसे भी कर सकते हैं पता है आपको, सी माइनस डी बाई 2,
ये लीजिए जी, ये भी फार्मूला ही है, ए प्लस बी को चेंज कर सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है। साइन सी माइनस साइन डी बराबर है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, इसमें रख रहा हूं इसको। पहले लिखा 2, फिर लिखा कोस, इन दोनों को जोड़ा, 2 से भाग कर दिया, ये लीजिए जी। फिर क्या किया, फिर लिखा साइन, इन दोनों को घटाया और 2 से भाग कर दिया, और डिवाइड में था h, मैंने वो h सिर्फ यहां लिख दिया डिवाइड में। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीपल में ही है, अब क्या ही फर्क पड़ रहा है। अगर कहीं ऐसे लिखा हो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, बात एक ही है। चलिए, अब यहां पर मैंने क्या किया, मैंने कुछ ना कुछ फार्मूला बनाना है, मैंने इसको 2 से भाग कर दिया। अगर मैंने डिनोमिनेटर को 2 से भाग कर दिया तो न्यूमरेटर को भी 2 से भाग करना पड़ेगा, ये लीजिए जी, और ये कट जाएगा। अब क्या बचा है, इसको ऊपर लिख रहा हूं यहां, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस फंक्शन की अलग लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहा हूं, और इस फंक्शन की अलग निकाल रहा हूं। ये लीजिए जी, मैंने क्या किया, इन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी थी, दो फंक्शन मल्टीपल में थे, तो मैं ऐसा लिमिट में हमने पढ़ा है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू अलग निकाल सकते हैं, इसकी अलग, इसकी अलग लिख दी, इसकी अलग। क्या चेंज किया, 2 से इसको भाग कर दिया, x प्लस h को भाग किया, ये आ गया। इधर वाला बस एज इट इज, ये आपका 1 के बराबर होता है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, स्टैंडर्ड लिमिट है। क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 बराबर होता है आपका साइन x डिवाइड बाई x, ये 0 के बराबर होता है। सेम ऐसे ही ये, सॉरी, 1 के बराबर होता है, तो ये आपका 1 के बराबर आ गया। यहां पर h की वैल्यू पुट कर दी तो ये 0 हो गया है, कोस x आ गया, तो साइन x की का डेरिवेटिव कोस x आ गया। ये इसका प्रूफ है। क्या इसकी जरूरत है प्रूफ की, अगर डिस्क्रिप्टिव में आ जाए तो जरूरत भी है, अगर डिस्क्रिप्टिव में आ जाए तो जरूरत भी है, ठीक है। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव में, अगर कल को पूछे जाएंगे तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ कर सकते हो। यहां पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल से क्यों नहीं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप बोर हो जाएंगे और आपको क्लास लंबी लगने लग जाएगी और आपको नींद आ जाएगी, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। चलिए जी, अब आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव याद है, आइए कुछ एक एक करके देखते हैं। अगर साइन एक्स होता, अगर साइन एक्स होता और इसका मेरे से डेरिवेटिव पूछा जाता तो मैं कहता कोस एक्स होता है। इसका मतलब वो तो हमने याद ही कर रखे हैं, ऐसे सिंपली तो कोई पूछेगा ही नहीं आपसे, वो तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव आपको याद ही है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से एंगल के साथ कुछ ना कुछ छेड़ाछाड़ी कर रखी होगी। देखिए, अगर मैंने इसको हल करना है तो ये एक्चुअल में क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे। एक तो ऐसे लिखा मिलता है आपको, और एक ऐसे लिखा मिलता है आपको, ये सेम नहीं है, ये अलग अलग है। यहां पर क्या मतलब है इसका, यहां पर मतलब ये है कि साइन की पावर 3 है, इसका मतलब है साइन की पावर 3 है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर मैं ये नहीं कह सकता कि साइन की पावर 3 है, यहां पर मैं कहूंगा कि साइन के साथ जो एंगल है वो एक्स की पावर 3 है, जो एंगल है वो एक्स की पावर 3 है। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, इसका मतलब है कि साइन की पावर 3 है, यहां पर मतलब है कि x की पावर 3 एक एंगल है, वो एंगल तो कुछ भी हो सकता है, एंगल ऐसे भी हो सकता था साइन 2x, ये भी एक एंगल है, साइन 4x की पावर 2, तो आप ये साइन की पावर 2 नहीं कह सकते, 4x की 2 आपका एंगल है साइन का। अब यहां पर ये बात मैंने क्यों बताई, ये बात मैंने इसलिए बताई कि इसको देखकर आपको ऐसा लगे कि साइन x लिखा हुआ है और उसकी पावर 3 है, तो डेरिवेटिव लेने के लिए पहले पावर को आगे ले आओ और फिर एक पावर कम कर दो, और फिर जिसकी पावर नीचे उतारी है उसका डेरिवेटिव कर दो। ऐसा मत कर देना, गलत हो जाएगा, ऐसा कर दोगे तो गलत हो जाएगा। वो क्यों गलत है, क्योंकि वो आपके फंक्शन की पावर नहीं है, वो तो फंक्शन के साथ जो एंगल लगा हुआ है उसके साथ लिखा हुआ है। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। y बराबर है साइन x की पावर 3। अब
मैंने ये पढ़ा था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, लेकिन वहां मैंने आपसे एक बात छुपा ली थी। अब वो क्या बात छुपा ली थी देखिए, वो मैंने ये छुपाया था आपसे कि एक वाई फंक्शन है साइन एक्स, इसमें अगर आप इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो यहां पर दो चीजें हैं, एक तो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक उसका एंगल है। दो चीजें हैं यहां पर, दोनों का डेरिवेटिव होगा। एक तो मेरा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक उसका एंगल है, दोनों का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। पहले साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है और एंगल साथ में लिखा जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये मैंने सिर्फ साइन का डेरिवेटिव किया जो आ गया कोस एक्स। अब एंगल का डेरिवेटिव करना है। एंगल क्या है, एंगल एक्स है और x का डेरिवेटिव तो एक होता है। क्योंकि x का डेरिवेटिव एक होता है तो मैंने उसको, आपको ये बात मैंने बताई नहीं, ये बात मैंने आपसे छिपा ली, डायरेक्टली बता दिया कि साइन x का डेरिवेटिव कोस x होता है। लेकिन यहां पर तो उसका एंगल सिर्फ x नहीं है, x की पावर 3 है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, पूरा स्टेप करना पड़ेगा। पूरा स्टेप ये था कि पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा, साइन का डेरिवेटिव कोस, और उसके साथ एंगल एज इट इज लिखा जाएगा। दूसरा स्टेप क्या था जी, दूसरा स्टेप ये था एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। ये लो जी, तो ये तो एज इट इज कोस एक्स की पावर 3। अब यहां पर x की पावर 3 का डेरिवेटिव हमें लेना आता है, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। इसका आंसर आ गया, ये आगे रहेगा, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। मुझे ऐसा लगता है ये आपको समझ आया होगा। भाई ऐसा है, हर चीज स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे समझा दूंगा कि आपके दिमाग में एक इमेज तैयार हो जाएगी डिफरेंशिएशन की, और कभी आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा। आपका ऐसा मन करेगा कि मैंने जब आप 11th 12th पढ़ रहे थे तब क्यों नहीं पढ़ा दिया मैंने आपको ऐसे। ठीक है, चलिए अब दूसरे इसको देखते हैं। y इक्वल टू कोस की पावर 3x। अब की बार आपके कोस की पावर 3 है, यहां पर तो एंगल की पावर 3 था, यहां पर कोस की पावर 3 है। मैंने बताया था इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये मुझे ऐसा फंक्शन नजर आ रहा है जिसके ऊपर पावर है, मुझे एक ऐसा फंक्शन नजर आ रहा है जिसके ऊपर पावर है। तो मैंने ये पढ़ रखा है कि पहले पावर को उतारना पड़ेगा फिर डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो अगर मुझे इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है x के रिस्पेक्ट में, तो पहले इसकी पावर उतारूंगा जी, और ऐसा करने से इसकी पावर एक कम हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा ये। फिर क्या करेंगे, फिर ये करेंगे कि जिसकी पावर उतारी है उसका डेरिवेटिव करेंगे, जिसकी पावर उतारी है उसका डेरिवेटिव करेंगे। ये लीजिए जी, आंसर आ गया आपका 3 कोस स्क्वायर एक्स, इसका डेरिवेटिव कोस का माइनस साइन एक्स होता है। आपने पढ़ रखा है ना, कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, ये माइनस आ गया जी, तो माइनस का 3 साइन एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, बस थोड़ा ढंग से लिख दिया, माइनस को आगे ले आए 3, फिर साइन एक्स लिख दिया, फिर कोस की पावर 2x लिख दिया। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव आपको समझ आ रहा होगा। एक और लिखा हुआ है जी, अब ये क्या कमाल है, यहाँ पर तो एंगल के ऊपर रूट लगा हुआ है। मैंने कहा था आपको जहां पर भी आपको रेडिकल का साइन दिखता है, ये रूट का साइन दिखता है, इसको हटाया करो पहले। तो मैंने लिखा y इक्वल टू 10, अब जो एंगल है उसकी पावर 1/2 है। आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर नहीं है ये, सिर्फ एंगल की पावर है। और एंगल की पावर को आपने ध्यान में नहीं रखना, ऐसा मत करना कि पहले एंगल की पावर उतार के हल मत करने लग जाना, आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। dy अपॉन dx, पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, 10 का होता है sec, 10 का होता है sec, एंगल एज इट इज लिखेंगे। अब एंगल ऐसे ही लिखूं या फिर इसको रूट में लिख दूं, रूट में लिख देता हूं, इसको मैं सिर्फ तो लिख सकता हूं, क्या ही फर्क पड़ेगा। 10 का डेरिवेटिव कर दिया मैंने जी। दूसरा स्टेप क्या है, एंगल का डेरिवेटिव कीजिए, इस एंगल का डेरिवेटिव कीजिए। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है इसको याद रख लो, एक बार हल कर दूंगा वैसे, 1/√x लिख रहा हूं कहीं भी, ऐसे ही था ना, नहीं नहीं ऐसे, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/2 रूट एक्स, ये होता है।
रूट एक्स का डेरिवेटिव -1/2 और डिवाइड में रूट एक्स, कैसे आया है वो बताता हूं आपको। आपने डेरिवेटिव निकालना था x की पावर 1/2 का, तो पहले क्या होगा जी, पहले पावर आगे आएगी, पहले पावर आगे आएगी, फिर इसकी एक पावर कम की, अगर इसमें से एक घटाऊंगा तो x की पावर -1/2 हो जाएगी, और इस माइनस को हटाने के लिए, इस माइनस को हटाने के लिए ये x नीचे आ जाएगा, और 1/2 को हटाने के लिए रूट लग जाएगा। अच्छा वो माइनस गलत लगा दी थी मैंने, रूट एक्स का डेरिवेटिव ये आया है, वो मैं यहां पर लिख दूंगा। सीकेंट रूट एक्स, इसको हल करके आया 1/2 रूट एक्स, इसको आगे ले आओ 1/2 रूट एक्स और सेक रूट एक्स, ये आपका आंसर है जी, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपका एंगल के ऊपर ही रेडिकल का साइन लग रहा हो, आपका पूरे फंक्शन के ऊपर रूट या रेडिकल का साइन लगा मिल सकता है। इसको कैसे हल करेंगे, आइए हल करते हैं। इसको y के इक्वल मानना, इसको मैंने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ये हर बार लिखा हुआ है, आपने ऐसे समझना है। तो कैसे करेंगे, पहले इसका रूट हटाएंगे, ये हो जाएगा इसकी पावर 1/2। ठीक है जी। अब अगर किसी फंक्शन के ऊपर पावर लगी हुई है, पहले पावर हटेगी फिर उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो dy/dx, पहले पावर को आगे लेके आए, पावर को आगे लेके आने का नियम ये है कि उसकी एक पावर कम करेंगे, इसकी एक पावर कम करेंगे तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में गलत कर दिया, इसका मतलब नहीं, बस मैं उसको नीचे ले आया था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे भी डेजावू हो गया, मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, पावर को आगे लेके आया, उसके बाद यहाँ पर एक पावर कम की तो -1/2 की इसकी पावर, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जिसकी पावर उतारी थी उसका डेरिवेटिव कीजिए। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स, वो आपको याद होना चाहिए, पूछेंगे किसी आपसे याद कराई थी। अब इसको लिखने का तरीका, सीकेंट एक्स टेन एक्स, इसको नीचे लेके जाऊंगा, इसको सीकेंट एक्स, इसके ऊपर रूट, ये बात आपको समझ आ गई। माइनस हटाने के लिए इसको डिवाइड में लेके गए, 1/2 हटाने के लिए रूट लगा दिया, और ये साथ में नीचे 2 है, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। अजीब तो नहीं लगा होगा आपको आंसर, बिल्कुल ठीक है। चलिए इसको करते हैं, इसको मैं करके आ चुका हूं ऐसा क्वेश्चन एक, इसको मैं लिख सकता हूं y = 10x की पावर 2। ठीक है जी, पहले पावर आगे आएगी, अगर इसका डेरिवेटिव लेना है पहले पावर आगे आएगी, फिर एक पावर कम होगी, जिसकी पावर उतारी है उसका डेरिवेटिव करेंगे, और ये आपका आंसर आ गया है, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है जी, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी देख लिया और उनका भी हमने डेरिवेटिव निकालने सीख लिए, और वो डेरिवेटिव का कैसा भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए उसको फटाफट हल कर देंगे। और अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं हम, जिसको हम चेन रूल बोलते हैं। इधर बता देता हूं, एक आखिरी रूल जिसको हम चेन रूल बोलते हैं। यहां पर क्या दिक्कत है, यहां पर फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, यहां पर फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, हालांकि पीछे भी था ये, लेकिन हमने उसको ऐसे हल कर दिया। लेकिन यहां पर इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है। अब ये फंक्शन के अंदर फंक्शन का मतलब क्या है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन तो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इसका एंगल एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसका एंगल एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। इसको हम फंक्शन के अंदर फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन। इसको कैसे हल किया जाए, देखिए जी, जब आपको ऐसे दो फंक्शन नजर आ रहे हो जिनको आप अलग नहीं कर सकते, अलग तो नहीं कर सकता मैं, क्या मैं साइन को अकेला लिख सकता हूं, साइन बिना इसके एंगल के कैसे लिख सकता हूं, साइन अकेला नहीं लिखा जा सकता, साइन का एंगल ही है ये, साइन का ये एंगल ही है।
क्या मैं इसको अकेला लिख सकता हूं? हाँ, मैं इसको अकेला लिख सकता हूं। मैं इसको अकेला लिख सकता हूं, लिख सकता हूं इसको अकेला। साइन को अकेला नहीं लिख सकता था मैं, साइन के साथ एंगल लिखना जरूरी था, लेकिन मैं इसको अकेला लिख सकता हूं। अगर इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना है तो जो सबसे अंदर आपको फंक्शन दिखता है उसको डिफरेंशिएट करो पहले। ये मुझे अंदर ये फंक्शन दिख रहा है, मैंने क्या किया, इस अंदर वाले फंक्शन को थीटा मान लिया। ठीक है जी। मैं साइन को अकेला नहीं लिख सकता था, मैंने क्या किया, जो इसके अंदर फंक्शन दे रखा है अलजेब्रिक फंक्शन, उसको मैंने थीटा मान लिया। इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना था, मैंने आसान तरीका खोजा। मैं सीधा भी करके सिखाऊंगा इसको, पहले आपको चेन रूल सिखा रहा हूं। जो इस फंक्शन के अंदर फंक्शन नजर आ रहा है उसको मैं अलग से डिफरेंशिएट कर सकता हूं। 2x की 2x+3 आपका एक अलजेब्रिक फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट करना हमने सीख लिया है। तो मैंने इस फंक्शन को थीटा मान लिया और थीटा मानकर इसको डिफरेंशिएट कर दिया। लो जी, dy/dx, और इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या गलत लिख दिया मैंने इसमें? यहां पर हम लिखते हैं कि हम जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, क्या मैं y फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूं? y तो ये है, y फंक्शन तो मैंने ये मान रखा है, ये हमारा पूरा y फंक्शन है। क्या मैं यहां पर y फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहा हूं x के रिस्पेक्ट में? नहीं, मैं यहां थीटा फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहा हूं। कौन से फंक्शन का? थीटा का। किसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूं? यहां पर अंदर क्या है इसमें? x के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं। तो इसका मतलब यहां dy नहीं डी थीटा लिखा जाएगा। आप हर बार dy dx याद मत कर लेना, वहां पर मैंने बताया था y का मतलब है आप जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो। मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं थीटा का, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं? कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं? इसके अंदर कौन सा वेरिएबल है? x है जी। करो अब, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, 3 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 2। आंसर आ गया फिर? नहीं जी, आंसर नहीं आया। अभी मैंने इसमें से एक फंक्शन उठा के उसका डिफरेंशिएशन किया है। अब क्या किया जाए? अब ये किया जाए जी, इस फंक्शन को आपने क्या माना? 2x+3 को आपने थीटा माना था, यहां पर लिखो थीटा, थीटा माना था मैंने इसको। अब ये आसान होता नजर आ रहा है मुझे, अब मैं इसका डेरिवेटिव निकाल सकता हूं। आइए इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। dy/dx, क्या मैंने ये ठीक लिखा है? नहीं जी, गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा? मैं कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहा हूं? मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहा हूं। इस फंक्शन का क्या नाम है? y नाम है। ऊपर तो ठीक लिखा हुआ है जी, नीचे किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं? इस फंक्शन में कौन सा वेरिएबल है? इस फंक्शन में वेरिएबल है थीटा। एक्स तो नहीं लिख रहा है यहां पर, इस फंक्शन में जो वेरिएबल लिखा हुआ है वो थीटा लिखा हुआ है, एक्स तो नहीं लिखा। तो मैं कहूंगा कि मैं अब की बार डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करता तो क्या होता? तो इसका आंसर 0 आ जाता, ये कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करने लग जाता। जिस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं और उसमें अगर एक्स प्रेजेंट ही नहीं है तो वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 0 हो जाएगा। मैंने उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है जो उस फंक्शन में प्रेजेंट है। तो मैं इस y फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहा हूं थीटा के रिस्पेक्ट में। अब निकाल सकते हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? कोस एक्स, साइन थीटा का कोस थीटा। ठीक हो गया जी। चलिए जी, मैंने क्या किया, इन दोनों फंक्शन को अलग अलग किया, साइन थीटा का अलग से डेरिवेटिव निकाल दिया और थीटा का डेरिवेटिव अलग से निकाल दिया। अब क्या किया जाए जी? चैन रूल यही कहता है, चैन रूल ये कहता है एक फंक्शन को अलग मान लो उसका डेरिवेटिव कर दो, फिर दूसरे फंक्शन को अलग मान लो उसका डेरिवेटिव कर दो, और फिर इन दोनों को मल्टीपल कर दो। बेटा क्या भाई, ऐसे मत कर भाई, इनको मल्टीपल कर दो। अगर मैं इन दोनों को मल्टीपल करता हूं तो क्या आएगा? इनको मल्टीपल करके आएगा dy/d थीटा, डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो क्या आ गया जी? ये इससे कैंसल आउट हो गया, हमारा काम बन गया dy/dx ही आ गया। एक्चुअल में मुझे इसी फंक्शन का ही डेरिवेटिव निकालना था, निकाल दिया जी। किसके रिस्पेक्ट में निकालना था? एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना था। ठीक है, अगर मैंने इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीपल किया तो राइट हैंड साइड को भी मल्टीपल करना पड़ेगा। 2 cos थीटा
आंसर आ गया, ठीक है जी, गलत है आंसर। अब क्या गलत हो गया है, अब तो सर सारे रूल लगा दिए, अब क्यों गलत हो गया आंसर? अब गलत इसलिए हो गया है कि थीटा जो वेरिएबल था वो मैंने मानना था अपनी तरफ से, क्वेश्चन में थोड़ी दे रखा था, तो फिर तो मैं कुछ भी मान लूंगा और किसी में भी आंसर दे दूंगा। थीटा वेरिएबल हमारे फंक्शन में नहीं था, मैंने माना था, तो यहां पर थीटा में आंसर कभी नहीं देना, आंसर देना उसी वेरिएबल में जो इस फंक्शन में था, इस फंक्शन में था एक्स, तो थीटा को चेंज कीजिए, एक्स में लेके आइए। कैसे चेंज करूं? थीटा की वैल्यू क्या है वो रख दो यहाँ, थीटा की वैल्यू है 2 cos 2x+3, ये आंसर है जी, ये बिल्कुल सही आंसर है। ये है जी मेरा चैन। एक फंक्शन के अंदर 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, 4 फंक्शन, 5 फंक्शन हो सकते हैं, उनको हम फिर ऐसे ही हल करेंगे। मैंने एक छोटा सा तरीका बताया है आपको। अब आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि सर यही तरीका है क्या, कोई आसान सा बता दो। बिल्कुल बता देंगे जी, आपको आसान तरीका बताने के लिए तो है हम यहाँ। ऐसे था हमारा क्वेश्चन, मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है, लेते हैं, ये लो जी dy/dx। अब यहां पर मुझे दो चीज नजर आ रही है, एक साइन और एक उसका एंगल, एक साइन एक उसका एंगल। पहले साइन का डेरिवेटिव करो। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव होता है जी कोस, एंगल एज इट इज लिखो, ठीक है जी। फिर मैंने बताया था, फिर अगर एंगल एक्स के सिवा कुछ और है तो उसका भी डेरिवेटिव करो। एक्स का तो इसलिए नहीं करते क्योंकि एक आ जाता है, अब इसका भी डेरिवेटिव करो। ये मैंने अभी सिखाया आपको ये बात, ये लीजिए कर दो हल इसको, इसका डेरिवेटिव 2 आएगा, तो वो 2 आगे आ जाएगा बस। अब आपको होगी सर पहले क्यों नहीं बता दिया ये तरीका? ये तरीका पहले क्यों नहीं बता दिया? इसलिए नहीं बताया कि चैन रूल भी तो बताना था, चैन रूल भी तो आपको बताना था, इसलिए नहीं बताया। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं फिर। एक अच्छा, एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, और ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है, मैं और नहीं कराऊंगा बस, ठीक है? बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारी चीजें बताई थी मैंने, वो कराता रहूंगा आपको धीरे धीरे, अगली क्लास में आएंगे। लेकिन फिलहाल एक अच्छा खासा क्वेश्चन लिया है मैंने। फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, कैसे मान लूं फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है? इसलिए साइन के साथ उसका एंगल लिखा होना चाहिए था, और उसका एंगल लिखा हुआ है cos x⁴। क्या सर ऐसा हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। इसको हल करने के हमारे दो तरीके रहेंगे। पहले ये दूसरे वाला तरीका बताता हूँ कैसे हल करते हैं इसको ऐसे हल करेंगे, जिस फंक्शन का अगर मैंने डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो पहले साइन का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव होता है जी कोस, साइन का डेरिवेटिव कोस, एंगल एज इट इज लिखेंगे जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर एंगल लिखा हुआ है कोस x⁴ एक का। फिर दूसरा मैंने क्या बताया था? दूसरा जी फिर जो एंगल है उसका डेरिवेटिव करो। अब ये एक अलग क्वेश्चन है, इसको तो मैंने हल करा रखा। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल है x⁴, इसका डेरिवेटिव करना है। आइए करते हैं, कैसे होगा इसका डेरिवेटिव? ऐसे होगा जी, पहले तो हम करेंगे कोस का डेरिवेटिव। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस का डेरिवेटिव होता है जी माइनस साइन, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। ये बात समझ आ रही है? कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, जो एंगल लिखा हुआ है एज इट इज लिख दो। फिर आगे जी, फिर आगे ये है जी, अगर x के सिवा कुछ और लिखा हुआ है तो उसका भी डेरिवेटिव करते हैं। फिर एंगल का डेरिवेटिव करो, ये लीजिए जी। अब यहां पर जब मैंने इसका डेरिवेटिव किया था तो इसको एज इट इज लिखना था यहां पर। अब इसको हल करके नीचे लिखो, कोस कोस x⁴ माइनस यहां आ गया साइन x⁴, इसको हल किया, x⁴ का डेरिवेटिव 2x होता है। ये लीजिए, ये आपका आंसर है। ये आगे आ जाएगा 2x माइनस 2x कोस कोस की पावर 2x साइन x⁴, ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर है। क्या किया एक बार दोबारा बताने की कोशिश करता हूं, हो सकता है यहां पर आपकी थोड़ी सी हवा टाइट होगी। क्या करना है? पहले दो फंक्शन नजर आ रहे हैं, साइन एक ही, साइन का एंगल की तरह है, तो पहले मैंने क्या किया, साइन है उसका एंगल है, साइन का डेरिवेटिव कोस, एंगल एज इट इज, फिर एंगल का डेरिवेटिव,
ये एज इट इज रहेगा एंगल का डेरिवेटिव। अब इसको हल करते हैं, उसको भूल जाइए। कोस एक्स की पावर 2, कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन, एंगल एज इट इज, फिर एंगल का डेरिवेटिव, तब तक करते रहेंगे हम जब तक एक्स नहीं आएगा। यहां पर आएगी। अब ये तो मसाला एज इट इज, यहां पर क्या किया, एक्स की पावर 2 का 2x, बस इसको सीरीज में लिख दिया। एक तो तरीका है ये चीज, क्या एक और तरीका है? बिल्कुल है एक और तरीका। जो अंदर वाला फंक्शन है उसको थीटा मान लो। थीटा बराबर है कोस एक्स की पावर 2 और इसका डेरिवेटिव कर दो। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव आएगा डी थीटा, थीटा का डेरिवेटिव कर रहा हूं एक्स के रिस्पेक्ट में, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन, फिर एंगल का डेरिवेटिव 2x, इसको हल किया तो माइनस का 2x साइन एक्स की पावर 2, एक का। दूसरा, इसको ये जो y था साइन लिखा, इस एंगल को मैंने थीटा माना था अभी, फिर क्या करो, इसका डेरिवेटिव कर दो, dy अपॉन डी थीटा, ये आ जाएगा कोस थीटा। अब क्या किया जाए जी, इन दोनों को मल्टीपल, इनको मल्टीपल किया तो dy अपॉन डी एक्स आ गया। इनको आपस में मल्टीपल करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, थीटा में आंसर नहीं दे सकते, बताया था थीटा मैंने खुद से मान लिया था, तो थीटा की जगह वो लिख दो जो लिखा हुआ था, तो मैं लिखूंगा कोस, थीटा की जगह कोस 2 थीटा, कोस एक्स की पावर 2, और ये डिट्टो एज इट इज। बस इसको आगे लिख लेंगे एक बार, सेम आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है जी, ये माइनस नहीं है, बस ये गुणा में है, ये आगे आ जाएगा आपका, लिख ही देता हूं। ये लीजिए जी, मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो मैंने अब तक आपको समझाया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा। एक आखिरी क्वेश्चन और कराने का मन है भाई, हालांकि बहुत टाइम हो गया है ये, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो एक प्रोडक्ट रूल का मैंने एक ही क्वेश्चन कराया था, एक और कराने का मन है। अब यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करना है, मैंने y के बराबर मानना है इसको। अब यहाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं है, दो अलग अलग फंक्शन है, एक 10x है और एक x स्क्वायर है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये आपस में मल्टीपल हो रखी है। यहाँ पर फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं है, 10x एक अलग फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन है, बस मल्टीपल हो रखी है, इनको डिफ्रेंशिएट करना है। अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीपल होते हैं तो उनका डेरिवेटिव निकालते हैं प्रोडक्ट रूल से। कौन से रूल से? प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल ये कहता है जी, अगर इस पूरे फंक्शन का आपने डेरिवेटिव करना है तो वो याद करो, वो दो बंदे खाना खाने गए थे, पहले वाला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस में दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। ये लीजिए जी, कर दो हल। x की पावर 2 एज इट इज, 10x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x, प्लस में 10x एज इट इज, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, बस आंसर आ गया है, चाहे तो आप x कॉमन ले ले और चाहे तो ऐसे कैसे लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका आंसर है जी, ये आपका आंसर है। बस आगे तो फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टार्ट हो गया है। ये लीजिए जी, मैंने अपनी तरफ से आपको 1 घंटा 40 मिनट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और आपके एल्जेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना सिखाया, सारे फार्मूले बता दिए, कुछ प्रूफ करके भी बता दिया आपको। फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूफ करना था, अभी टाइम नहीं बचा है, अगली क्लास में प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल को प्रूफ करना बहुत जरूरी है, उसको प्रूफ करूंगा तब बहुत सारी चीजें आपको और समझ आएंगी, लेकिन उसके बाद भी मैंने कंप्लीट बेसिक आइडिया देने की कोशिश करी है आपको। अगर आप इसी तरीके से मेरे साथ पूरा मैथ सीखना चाहते हैं तो मैंने आपको कुछ कोर्सेज दिखाए थे, आप केवीएस एनवीएस में अगर टीजीटी या पीजीटी जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, मेरे साथ इसी तरीके से पूरा मैथ सीख सकते हैं। मैंने काफ़ी क्लासेज ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं, आप अगर बैच में इनरोल करेंगे तो टायर 1 का भी आपको कोर्स मिल जाएगा पूरा का पूरा, टायर 2 का भी मिल जाएगा, और एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव वाले तरीके से ही सिखाता हूँ मैं हमेशा, आपको आसानी रहेगी। और आप किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो टीचिंग एग्जाम है, उसका कोर्स मेरे ऐप पर जरूर मिलेगा, आप एक बार जाकर मेरे ऐप को जरूर विजिट करें, वहां से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। एक क्लास में आपकी जो टायर 1 का आपका जो न्यूमेरिकल मैथ होता है
जिसको न्यूमेरिकल मैथ एबिलिटी बोलते हैं, अर्थमेटिक मैथ होता है, उसकी लेके आने वाला हूँ, क्योंकि पहले आपका टायर 1 होने वाला है। उससे आपको पता लगेगा कि टायर 1 भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है, मैथ जो बिल्कुल आसान होता है। जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे होते हैं तो वो बिल्कुल मजाक लगता है, बहुत ईजी मैथ होता है। एक क्लास उसकी अगली आएगी, फिर उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएशन को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।